Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is cloud service model in depth review. Basically आज हम जो cloud service models हैं, जो तीन major model हैं, उनका हम in depth review करेंगे और देखेंगे कि उन तीनों में basically differentiation क्या है और किस तरह की services जो हैं वो इन service models में जो हैं वो offer की जाती हैं. So let's start with it. As we have studied in the previous chapter, that there are multiple type of services which a cloud provider can offer to its customer. लेकिन उसमें तीन major classifications हैं जो हम करते हैं. They are infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. तो ये तीन तरह की हैं. और अगेन इसमें जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एज इट, या आप इसको एप्लीकेशन एज अ सर्विस भी कह सकते हैं. यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो एज अ सर्विस ऑफर किए जाते हैं. सो अगेन ये वही कि अगर हम ट्रेडिशनल आईटी का कॉन्टेक्स्ट देखें, सो इन दैट एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय द यूजर. जो भी आपका जो इस हमारे क्लाउड के सिनेरियो में कस्टमर होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, वो खुद से मैनेज कर रहा होता है इन सारी चीज़ों को. जबकि क्लाउड के केस में ये चीज़ें जो हैं, इनमें से कुछ चीज़ें या ज़्यादा चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर के पास चली जाती हैं. तो उसमें जो पहला मॉडल है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के केस में जो यूजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक की चीज़ें जो खुद से मैनेज करता है, और जो अंडरलाइन चीज़ें हैं वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज होती हैं वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो मैनेज कर रहा है, जिसमें आपका जो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है उसके नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है. यूज़र एक तो मैनेज भी नहीं करता और यूज़र का उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं होता. तो जिस तरह आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. तो लेकिन यहाँ पे ये होता है कि यूजर हर चीज, कस्टमर जो है वो हर चीज अपने अंडरलाइन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कर सकता. उसे वर्चुअलाइज फॉर्म में मिलता है, उस पर यस ही कैन डू एब्स्ट्रैक्ट टास्क वो कर सकता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैंने बताया था, इट्स अ ग्रे एरिया बिटवीन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इन ट्रू सेंस इट कम्स इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की ऑफरिंग्स आपको मिलती हैं, खासतौर से अगर आप कंप्यूट की बात करें, जब आप कंप्यूट परचेज करते हैं तो कंप्यूट जनरली कम्स बंडल विद ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके साथ आपको मिल रहा होता है. इसी तरह आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेना है तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूजर जो है वो अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, अपनी एप्लीकेशन डेवलप करता है, साथ उसका कुछ डेटा होता है, और लेकिन अंडरलाइन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो मिल जाता है. देन इसके बाद एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के केस में आपका जो जी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के केस में जो तमाम चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है, कंटेन करता है, और जो यूजर है वो सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करता है along with his own data. तो डेटा जो है वो उसको कुछ अपना होता है, डेटा पे कंट्रोल होता है. एप्लीकेशन पे जनरली उसका एक्सेप्ट फ्यू कॉन्फ़िगरेशन उसका कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, तो बाकी सारी चीजें जो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है. अब इन मॉडल्स को हम डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले है जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ये लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था कि जो तीनों मॉडल हैं बेसिकली, इन मॉडल्स में जो बहुत ज़्यादा क्लाउड का पहले से जो चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और बहुत बड़ी मार्केट है. जो क्लाउड ज़्यादा फेमस हुआ है वो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. कि ये जो नाम क्लाउड है और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इनसे ज़्यादा हुआ. यस, सास इज वाज ऑलरेडी देयर. सास वाली चीज़ें पहले भी आती कि आप ईमेल चेक करते हैं, आपको गूगल डॉक्स टाइप की भी चीज़ें थी, सो दैट वाज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. लेकिन आपको थर्ड पार्टी ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देनी शुरू कर दी. दैट बिकम अ डिफरेंट थिंग. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की भी कुछ चीजें होती थी, जैसे आप अपने वेब होस्टिंग की आपको सर्विसेज मिल रही होती हैं, वेब सर्वर्स मिल रहे हैं या ईमेल सर्वर्स मिल रहे हैं, तो आप अपना वेब होस्टिंग वहां पे कर लेते, तो दैट वाज अ पास सर्विसेज. लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई. नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ type of services available at this level, but infrastructure as a service was generally not available as a commercial
कॉन्टैक्ट्स। लेकिन अब जो क्लाउड ज्यादा फेमस हुआ दैट इज विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो मेन चीज या मेन जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज आपका जो कंप्यूट होता है। कंप्यूट क्या है? जो आपको कंप्यूटेशनल सर्विस मिलती है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को जो हम लेते हैं, एक जैसे आपको एक कंप्यूटर परचेज करते हैं, सो उस कंप्यूटर में बेसिकली आपने क्या करना होता है, ये आपको एग्जीक्यूट योर टास्क। तो वो जो टास्क आपने एग्जीक्यूट करने हैं आफ्टर इंस्टॉलिंग सम सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए आप वो जो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और उस कंप्यूटर से मेन काम आप क्या करते हैं, और जो मेन चीजें लेते हैं जब एक्वायर कर रहे होते हैं तो क्या होती हैं? सबसे पहले आप देखते हैं उसका सीपीयू कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी प्रोसेसिंग पावर है। दूसरा आप देखते हैं उसकी मेमोरी कितनी है, मेन मेमोरी कितनी है। और तीसरा आप जो थोड़ा बहुत देख लेते हैं उसके साथ एसोसिएटेड फिक्स स्टोरेज कितनी है, जो टेम्परेरी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको कोई परसिस्टेंट बैकएंड स्टोरेज भी चाहिए, वो भी आपकी हो सकती है। तो जब हम कंप्यूट की यहाँ पे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो आपको वैरायटी ऑफ सर्विसेज देता है। वो स्टोरेज की भी सर्विसेज देता है और वो कंप्यूट की भी सर्विसेज देता है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वाइडली यूज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। और जिसमें बेसिकली हम करते क्या है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देते हैं, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली हम उस तरह नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम उसको वर्चुअलाइज करते हैं। वर्चुअलाइज करने के देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि वर्चुअलाइजेशन की एक्टिविटी ज़रूर कर लें, VMware इंस्टॉल कर लें और उसके अंदर आप लोग जो है ना कोई ना कोई फिडोरा या किसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है। सो यू माइट हैव सीन कि उसके अंदर आप जब जी सर, इंस्टॉलेशन करते इंस्टॉल हैं किया। तो आपका जितना भी वो जो सिस्टम है वो एक फाइल के अंदर होता है, ठीक है, along with a couple of other files जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं और कुछ और फाइल्स हैं। लेकिन वो आपकी जो वो VMDK VMware बना देता है, जो VMware की डिस्क होती है उसके अंदर वो सारा सिस्टम आपका आ जाता है। ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस इमेज। इसको हम जब क्लाउड की टर्म में बात करते हैं तो ये फिर एक इमेज होता है, इंस्टेंस इमेज होता है, ठीक है। वैसे भी आपने देखा है कि वो जो ISO होती है जिसे आप इंस्टॉल करते हैं दैट इज आल्सो टर्म्ड एज इमेज, ठीक है, वो भी एक इमेज है। लेकिन ये जो अब आपने VMDK बना ली और वो जो एक फोल्डर है आपका दैट इज एन इमेज, ठीक है, वो आपका एक कंप्यूट का इमेज है। इसके अंदर आप इंस्टॉलेशन करके रख लें एंड देन यू कैन इवन एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ थिंग ओवर द क्लाउड इज दैट, ठीक है। तो आप वो क्लाउड पे भी चला सकते हैं, जो भी क्लाउड इसकी प्रोविजन दे रहा है। तो इसी तरह का काम हम उस पर करते हैं। ये तो ये कि ये हमारा अपना पर्सनल है। आप क्लाउड के ऊपर भी इसी तरीके से अपनी VMs क्रिएट कर लेते हैं। जब VM क्रिएट करता है तो क्लाउड भी आपसे यही बेसिक ऑपरेशन मांगता है। वो आपको यही कहता है कि जी आप मुझे बताएं कि आपको कंप्यूट का कंप्यूट खासतौर से चूंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं बार बार शायद इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में कंप्यूट डोमिनेंट एग्जांपल शायद दे दूं कि कंप्यूट जब आप करते हैं तो कंप्यूट के लिए वो फिर कहता है कि मुझे बताएं कि आपका कंप्यूट कितना स्ट्रांग चाहिए, आपको कितने साइज की डिस्क चाहिए, कितना साइज का प्रोसेसर चाहिए, और हर एक ने अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है प्रोसेसिंग यूनिट्स का। और इसी तरह कितने साइज का आपने जो है रैम चाहिए, रैम इज वेरी इंपॉर्टेंट, या सॉरी मेन मेमोरी, जिसको नॉर्मल में हम रैम कहते हैं। और रैम का वर्ड शायद उसके लिए ठीक नहीं है बिकॉज इट्स एनालॉगस टू इट्स एक्सेस मैकेनिज्म। तो मेन मेमोरी जो है वो कितनी आपको चाहिए, तो ये वाली आप उससे चीज ले लेते हैं। और दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज इंस्टेंस। मैं इसको जरा ज्यादा टेक्निकल में कहती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आपकी स्लाइड्स में। इसके अलावा जो है यूजर वैसे स्टोरेज भी ले सकता है, डिस्क भी ले सकता है। और इसकी अगर मैं एनालॉजी आपके अपने कंप्यूटर से कर लूँ, तो आपके कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, आपके पास यही तीन चीजें होती है। आपके पास एक डिस्क होती है, एक आपके पास मेमोरी होती है, और एक CPU। ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं जो आप अपने सर्वर्स के लिए या अपने इंडिविजुअल सिंगल पर्सन के कंप्यूटर के लिए करते हैं। तो यही चीज वहां पे आप लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी स्टोरेज होती है, ठीक है। आप भी यही काम कर रहे होते हैं असल में, लेकिन आप इस स्टोरेज को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्योंकि आप नॉर्मल में क्या करते हैं, आप जब कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आप एक ही स्टोरेज लेते हैं,
उस स्टोरेज के में पार्टीशन करते हैं और उस स्टोरेज की जो पहली पार्टीशन है दैट इज रिजर्व फॉर द सिस्टम ड्राइव। ठीक है, वो आपका सिस्टम ड्राइव होती है जिसके अंदर आपका सारा ओएस और सारी चीजें इंस्टॉल होती है। और जो बाकी आपकी पार्टीशन होती है दैट इज एक्चुअली एन एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है, तो वो जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है वो आपके डेटा और उन चीजों के लिए आप कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा समटाइम उसका मिक्सचर भी क्रिएट कर देते हैं। हम अपने डेटा को सी पे भी बाज कर रख देते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे रखा है, डाउनलोड्स में रखा है, तो वो सी ड्राइव या सिस्टम ड्राइव में आ रहा है। यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो तीन कंप्यूट जो है ना, तो दो तीन तरह की सर्विस हैं। एक कंप्यूट आपको मिल जाती है, एक आपको स्टोरेज मिल जाती है, और तीसरी आपको नेटवर्क। तो नेटवर्क जर्नी हम वीपीएन या इसकी फॉर्म में ले लेते हैं। ये दो बड़ी मेन सर्विसेज हैं। कंप्यूट तो वैसे ही मेन है हमारी। कंप्यूट जब हम लेते हैं तो बेसिकली इट्स अगेंस्ट एन इंस्टेंस। ठीक है, ये कोई ना कोई इंस्टेंस होता है। अब वो जो आपने जिस तरह बना दिया, आपने उस इंस्टेंस में साइज दिया, जिन जिन लोगों ने बनाया है तो उन्होंने वो इंस्टेंस को साइज दे दिया है। मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। सॉरी, तो मैं सॉरी बोल रहा था। ठीक है, तो ये इंस्टेंस जो है ये इसके बारे में ये यहाँ पे बता रहा है। ये सो दिस इज लाइक एन इंस्टेंस। तो इंस्टेंस में मेन चीज क्या है? प्रोसेसिंग रिसोर्स कितनी चाहिए, मेमोरी कितनी चाहिए, और उसके साथ एसोसिएटेड डिस्क कितनी चाहिए, और फिर ये आ गया कि आपको कुछ सीडी या और कोई चीजें। लेकिन ये मेन तीन चीजें, मेमोरी, प्रोसेसर और डिस्क। तो जब आप क्लाउड के ऊपर भी क्रिएट करेंगे तो क्लाउड पे एग्जैक्टली यही चीज पूछी जाएगी। अब मैंने तो इसी इंस्टेंस के अंदर ना स्टोर भी करना शुरू कर दिया मजीद चीजें, जबकि जो क्लाउड है, क्लाउड में आप इस तरह नहीं करते। आपके जो इंस्टेंस होता है, जो आपका इंस्टेंस है वो, और जो आपका डेटा है, आप उनको सेपरेट रखते हैं। ठीक है, आपका इंस्टेंस और आपका डेटा जो है दे रिजाइड सेपरेटली। आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है कि आप उस डेटा को किसी दूसरे इंस्टेंस से यूज करें, और वो हम करते हैं। हम मल्टीपल इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं। हम कहते हैं जी स्केलेबिलिटी देता है। तो एक तो स्केलेबिलिटी में ये होता है कि आप इंस्टेंस का साइज बढ़ाते जाते हैं, फिर ये होता है कि वो बड़े साइज के इंस्टेंस तक पहुंच गया है तो फिर आप उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस में ले जाते हैं, या शुरू में ही आप मल्टीपल इंस्टेंसेस में ले जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच। ठीक है, तो ये वाला काम आप करते हैं। और इसकी एनोलॉजी जिस तरह मैं कह रहा था इसी तरह है कि ये जो आपका है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये जो आपने बना दिया जी, प्रोसेसर आ गया, मेमोरी आ गई और स्टोरेज आ गई। तो ये वाली स्टोरेज जो है ये आपकी सी ड्राइव है, जो आप सी ड्राइव अपने कंप्यूटर में बनाते हैं। और ये जो स्टोरेज है ये सारी वो आपकी डी एफ जो भी एक्स्ट्रा ड्राइव्स हैं आपकी, तो ये वो वाली ड्राइव्स आ। ठीक है, तो और लेकिन चूंकि आम कंप्यूटर में तो हमारा वो इकट्ठे, लेकिन जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है उसमें आपका डेटा अलग रिजाइड कर। अब वो स्टोरेज टाइप्स भी डिफरेंट किस्म की होती है। उसमें जैसे सबसे बेसिक ये मैंने बताया जी, वॉल्यूम या ब्लॉक स्टोरेज होती है। उसके अलावा वेरी फेमस इज आपकी जो इमेज स्टोरेज है, ये जो आपका खुद डिस्क, ये जो वर्चुअल मशीन का इमेज है, ये इमेज स्टोरेज में जल्दी सी होता है।
ठीक है जनाब, तो IIS इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटिंग मॉडल है, और हम करते क्या है, हम हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर देते हैं, तो ये फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, ये वर्चुअल हार्डवेयर है, जिस तरह का अभी मैंने बताया। जी क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेश्चन जी, क्वेश्चन के लिए किसी ने हाथ रेज किया तो चलो। और यूजर इस पे क्या करता है, यूजर जो है वो प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर की सारी चीजें यूजर ने करनी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि by with the true definition it's going to provide you only the virtual machine, बट जनरली जब हम क्लाउड पे एक्वायर करते हैं तो क्लाउड हमें वीएम के साथ एक प्लेटफॉर्म सर्विस भी दे देता है, जो कि क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो अगर मिल जाए, अदरवाइज यूजर खुद इंस्टॉल करता है, लेकिन मेनली फिर वो क्या करता है, वो इंस्टॉल करता है कुछ एप्लीकेशंस को, कुछ सर्वर्स को, सर्विसेज को, या डेवलप करता है। ठीक है, तो उसके लिए इसको फिर यूटिलाइज करता है। और आईएएस वेंडर जो है वो फिर कोई ना कोई ट्रैकिंग रख रहा होता है कि यूजर जो है वो कितनी सर्विसेज यूज कर रहा है, और उसको प्रीमियम होगी या नहीं होगी, ये सारा ट्रैक जो फिर आपका आईएएस यूजर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को रख रहा है। आईएएस जो है इसमें जैसे मैंने बताया कि मेनली सर्विसेज क्या है जी, आपकी प्रोसेसिंग या कंप्यूट जिसे हम कहते हैं, वो सर्विसेज मिलती हैं, नेटवर्क सर्विसेज मिलती हैं, स्टोरेज मिलती हैं, या कोई भी कंप्यूटिंग सर्विसेज जो आपके फंडामेंटल वो आपको मिल सकती है। यूजर जो है आईएएस के, दे हैव टू रन सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर एप्लीकेशन, और जनरली जैसे मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अक्सर बंडल मिल जाता है, और जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यूजर जो है उसका कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस यूजर इज प्रोवाइडेड विद अ वर्चुअल मशीन लोकेटेड इन द डेटा सेंटर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में यस, ही जनरली एज अ कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अपग्रेड्स भी कर सकता है, इस तरह के काम भी कर सकता है, जनरली इसकी एक्सेस दी जाती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को इरेज अक्सर नहीं करता अगर वो प्री बिल्ड मिल रहा हो। नहीं मिल रहा तो यस, देन ही कैन इंस्टॉल एंड ही कैन अनइंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे कहा यूजर हैव टू इंस्टॉल, तो इन प्रैक्टिस जनरली दिस इज नॉट हैपनिंग, जैसे मैंने कहा आपको। तो थ्योरी में यही है कि अच्छा जी, चूंकि ये प्लेटफॉर्म सर्विसेज है तो यूजर शुड बी इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन प्रैक्टिस क्या चल रही है कि क्लाउड, क्योंकि ये बड़ी एसेंशियल चीज है, तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, दे गिव यू ऑलवेज इंस्टेंस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वो पूछते हैं अच्छा भाई किसका चाहिए, आपको विंडोज का चाहिए, आपको फेडोरा का चाहिए, आपको यूबुंटू चाहिए, आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स चाहिए, सूस चाहिए, सेंटोस चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, वो फिर आपको उसका इमेज दे रही होती है। और बिलिंग जो है वो अगेन कैसे की जाती है, डिपेंड करता है कि जी रिसोर्स किस टाइप की है। जितने रिसोर्सेज आप एक्सेस करेंगे ऑब्वियसली उसी की बिलिंग होगी, और कंप्यूट है तो कंप्यूट में जनरली पर आवर बिलिंग, आवरली बेसिस पे, और जो स्टोरेज है उस पर पर मंथ, पर ईयर, पर क्वार्टर, इस तरीके से जनरली आपकी बिलिंग की जाती है। नेटवर्क है तो उसमें नेटवर्क ट्रैफिक के हिसाब से, आईपी एड्रेसेस असाइंड के हिसाब से, इस तरीके से उस पर बिलिंग की जाती है। So there are many IaaS examples now. There are so many. You do have Amazon Cloud Foundation जो EC2 है आपका, Rackspace है, और Google Compute, now Google is giving you, इसी तरह Azure भी दे रहा है आपको सर्विसेज, और Google का जो compute है it's giving you these services. जनरली जो डेवलपर्स हैं या यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, दे इंटरेक्ट विद द आईएएस मॉडल टू डू वैरायटी ऑफ टास्क। क्या क्या हो सकते हैं जी, दे माइट बी यूजिंग और सेटिंग अप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, जो वीपीएस होते हैं। और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट इसी से आया कि अच्छा ये आपके लिए डेडिकेटेड सर्वर्स हैं। ठीक है, पहले सर्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि आपको सर्वर क्या मिलते थे कि आपने वेब सर्वर लिया है तो वेब सर्वर पे बेसिकली आपकी होस्टिंग होती थी, सो यू वर जस्ट डूइंग द होस्टिंग ऑन अ शेयर्ड वेब सर्वर। सो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से क्या मुराद है, दैट सर्वर इज गोइंग टू बी ओनली फॉर यू, इट डज नॉट मीन कि जी आपका अपना सर्वर है। सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट है चैप्टर में शायद डिस्कस नहीं हुआ, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज नॉट अ प्राइवेट क्लाउड, as the name suggests this is a virtual private, so it's a public cloud, और public cloud के ऊपर जब आप अपना
उसके अंदर एक मिनी क्लाउड आपका एनवायरनमेंट बन जाता है। वो बेसिकली ये होता है कि आपको आइसोलेट कर देता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्विसेज, और वो फिजिकल आइसोलेशन भी होती है, और हो सकता है वो सिर्फ लॉजिकल हो, लेकिन जनरली काफी सारे क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो फिजिकल भी कर देते हैं कि आपको फिजिकली कुछ मखसूस मशीनों पे एलोकेट कर दिया जाता है आपके रिसोर्सेज को, वो वहीं पे चल रही होती है। और यस, लॉजिकल आइसोलेशन तो हो रही होती है, आपका अलहदा से वो वीपीएन क्रिएट कर देते हैं, आपको आइसोलेट कर देते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो इस तरह का किया जाता है। Then you do have virtual private storage as well, कि आपकी अलहदा से अपनी स्टोरेज स्पेस है, सो दैट कोई इंसिडेंट, चूंकि बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं दे आर वरीड अबाउट कि जी हमारा डेटा अगर फिजिकली शेयर्ड हो रहा है किसी चीज के ऊपर, तो देयर कैन बी सम सिक्योरिटी ब्रीचेस इज देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। सो जो यूजर है वो इन वर्चुअल सर्विसेज को यूज करता है, एंड देन ही इंस्टॉल हिज एप्लीकेशन और डेवलप हिज एप्लीकेशन और व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। और जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो नीचे फिजिकल आपको सर्विसेज दे रहा होता है। तो ये जो वर्चुअल सर्विसेज है दे आर मैप्ड ऑन टू एक्चुअल सर्वर्स, या जो आपके स्टोरेजेस हैं या नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर वो मैप। there is a huge list now for IS provider. So ये पुराने list है, very short list. So if you just type you will come across with so many IS providers. But again, Amazon is one of the very famous name. You have RightScale, you have RecScale, you have RecSpace, Media Temple, Grid Layer, so many. इसके अलावा ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो अब IS सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हीं में से एक Amazon वेब सर्विसेज जो है, इनकी जो EC2 सर्विसेज है, जैसे मैंने भी कहा कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस। क्लाउड का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले Amazon का नाम आता है, एवं दो जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है दे नाउ अ वेरी लार्ज सेटअप एज वेल। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी सी गलती कर ली थी इन द अर्ली डेज, दे हैवंट अडॉप्टेड द क्लाउड मॉडल वेरी क्विकली, or so in 2000s they were a bit late into cloud business, और वो ऐसा टाइम आया था इन द लेट 2000s के 2008-9-10 के लगभग माइक्रोसॉफ्ट को ने थोड़ा इसकी तरफ जब जाना शुरू किया तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच अप, और देयर वाज अ फियर कि माइक्रोसॉफ्ट मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएगा, सर्वर मार्केट से तो निकल जाएगा, और जो मैक्सिमम हम बहुत ज्यादा जो है ना एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस जो हैं दे स्टार्टेड गोइंग ऑन टू द क्लाउड, बट somehow Microsoft was able to catch up with things। और Amazon के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, they do have data centers all around the world। पूरी दुनिया में उनके डेटा सेंटर हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर हैं, और इसी तरह उन्होंने उनको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है जोन्स में, रीजन्स में, और आपको प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज विद देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। Again, जिस तरह मैंने बताया था, I'm not much sure about the Amazon. They might have the similar model, but the Google even have let down their own global interconnection as well. तो Google का अपना इंटरनेट भी है। जब आप once you are into the Google network, आप जब Google में जाते हैं, let's say you access one thing from India server, इंडिया में एक जगह पे आप एक्सेस कर रहे हैं, द नेक्स्ट थिंग यू आर एक्सेसिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो ये पब्लिक इंटरनेट पे नहीं होती, दैट इज बीन डन थ्रू दैट थिंग। इसमें इंटरेस्टिंगली एक और चीज है कि इवन आपने कोई चीज यूएस में होस्ट की हुई है, यू कैन एंटर from the entry point located in the US, or even you can enter from the entry point located near to you। वो इंडिया में भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है, कैन बी इन डिफरेंट लोकेशंस। तो ये प्रोविजन भी गूगल दे रहा होता है। वी विल सी दीज थिंग्स इनटू अ चैप्टर डेडिकेटेड टू द गूगल पब्लिक क्लाउड, तो वहां पे हम ये चीजें पे डिस्कस करेंगे। और वही मैकेनिज्म है, दे हैव वर्चुअलाइज्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और वर्चुअलाइजेशन के लिए दे हैव यूज्ड zen। तो Citrix का है zen, and zen is a very famous bare metal hypervisor
जिस तरह आपने VMware यूज किया है तो along with the VMware Zen also is a big market, लेकिन VMware की बहुत ज्यादा मार्केट, बहुत बड़ी market. But anyways, Amazon has been using Zen, which is quite good as well. और they are only in bare metal. आप लोगों ने तो इनका hosted यूज किया. So there are two types, like I told you in the last class. One is bare metal type of hypervisor, जो directly आप metal पर install करते हैं. Whereas आपने जो install किया, that is hosted, which you install on an operating system. ठीक है, एज एन होस्ट, तो उसके ऊपर आप इंस्टॉल करते हैं और यू आर यूजिंग दैट. तो VMware दोनों प्रोवाइड करता है, होस्टेड भी करता है, बेयर मेटल भी करता है. Zen जो सिर्फ बेयर मेटल करता है, मींस दे ओनली प्रोवाइड दिस फॉर एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस. सो Zen को इन्होंने यूज किया है और उसी तरह लॉजिकल कंप्यूट यूनिट्स में प्रोवाइड कर देते हैं. डेवलपर्स दे कैन डेवलप देयर applications, or the users they can install something on or some servers and they can do that whatever they want. और storages भी इसी तरह आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं. you can use databases as well, but you have to install your databases onto the storages. आपको database as a service भी मिलती है, but database as a service comes in the category of platform as a service. ठीक है, क्योंकि वो वहां पे आपको फिर सर्वर्स आ जाते हैं. और इसके अलावा you can install variety of types of services whatever you want. वो अब आपके पास चूंकि complete access है over the virtualized infrastructure. इसमें एक फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं IIS के अंदर. एक बड़ा मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज दी वर्कलोड्स. वर्कलोड क्या होता है? कोई भी जो एक आप एक यूनिट, सिंगल यूनिट क्रिएट कर देते हैं किसी भी वर्चुअलाइज्ड इंस्टेंस का, दैट इज कॉल्ड अ वर्कलोड. और वर्कलोड जो है वो सिमुलेट कर रहा होता है आपकी कोई भी एक्चुअल जो फिजिकल सर्वर है उसकी एक्टिविटी को, जिस तरह से अभी मैंने ये यहाँ पे आपको बताया था. सो दिस इज अ वर्कलोड. जो एक इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है, उस इंस्टेंस से जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीजें, वो सारी मिलके एक वर्कलोड. वर्कलोड जो है वो लाइव एनवायरनमेंट. तो वो जो इंस्टेंस के अगेंस्ट आपका एक वर्कलोड क्रिएट होता है, उसकी फिर मेजरमेंट्स होती हैं. वो मेजरमेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर मिनट कितनी हो रही है, नंबर ऑफ यूजर्स सेटिस्फाइड कितने. सो देयर कैन बी मल्टीपल क्राइटेरिया. और सो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आपके एक वर्कलोड के होते हैं. इनपुट आउटपुट रेट क्या जा रहा है, कितनी मेमोरी यूज हो रही है या रैम यूज हो रही है, नेटवर्क एक्सेस कितनी हो रही है, और उस नेटवर्क के अंदर उसकी लेटेंसी कितनी है. और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो अब कोई भी आप सर्वर लेंगे, कंप्यूटर सर्वर ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस. और इसको जब भी कोई कस्टमर रिजर्व करता है तो बेसिकली उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फिर वर्कलोड क्रिएट होता है. सो जब भी क्लाइंट अब उसको रन कर रहा होगा, सो ही इज रनिंग अ वर्कलोड. और वो वर्कलोड जो है वो उस इंस्टेंस के हिसाब से होगा. इफ इट एक्सीड्स देन कि गो फॉर एन इंक्रीज साइज ऑफ वर्कलोड, तो वो एक नया इंस्टेंस फिर ले लेता है. सो एक नया कंप्यूट इंस्टेंस ले लेता है जो कि बड़े साइज का हो, या एक रेप्लिका क्रिएट कर देता है, ये एक और इंस्टेंस क्रिएट कर देता है जो कि मजीद यूजर्स को या मजीद ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है. इसी तरह IIS का जो नेटवर्क है वो भी उसमें एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि जी फॉर द सिक्योरिटी रीजन दे प्रोवाइड आइसोलेशन. तो जनरली व्हेनेवर यू क्रिएट अ सर्वर, ये Amazon EC2 पे भी यही है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड पे भी, और गूगल पे भी इसी तरह है, और काफी सारे सेम अप्रोच यूज करते हैं. सो व्हेनेवर यू क्रिएट अ वर्कलोड और एन इंस्टेंस, तो आपका एक अपना प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाता है हर इंस्टेंस का. और जो जो आप स्केलिंग करते जाते हैं, आप मजीद इंस्टेंसेस ऐड करते जाते हैं, आप मल्टीपल नेटवर्क्स ऐड होते जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, if you want to have them in the same network, then you can create a virtual private cloud as well. तो वो सारे के सारे उसे क्लाउड के अंदर फिर आ जाते हैं. तो अदरवाइज ये होता है कि फिर उनके दरमियान में जो ट्रैफिक है वो राउट होती है. और फिर मल्टीपल जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनकी अपनी IP असाइनमेंट मॉडल है. गूगल का और Amazon का IP असाइनमेंट और नेटवर्क का जो मॉडल है वो स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन अगेन ये वाला इनमें कॉमन है कि यस दे क्रिएट देयर ओन प्राइवेट नेटवर्क्स. देन पॉड्स का कॉन्सेप्ट है. पॉड एक लॉजिकल ग्रुपिंग होती है ऑफ द यूजर्स. जो आपने एक पर्टिकुलर वर्कलोड या इंस्टेंस के साथ जो आपके यूजर्स एसोसिएट हुए होते हैं,
दे आर कॉल्ड अ पॉड। और हमेशा कोई भी वर्कलोड होगा तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं उनको हैंडल कर सकेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम पॉड साइज। और जब भी आप उसके वर्चुअल मशीन के जो भी इंस्टेंस जो मैक्सिमम आपको पॉसिबल है उस तक पहुंचेंगे, तो फिर आप उसकी एक कॉपी क्रिएट करते और आप एक मजीद यूजर्स को अकोमोडेट करने के लिए उस कॉपी को यूज करते। यही वजह है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा आइसोलेटेड होता है, डेटा अलहदा पड़ा होता है, डेटा इज डिफरेंट, और जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो इंस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली द प्रोसेसिंग। तो वो आपका जो प्रोसेसिंग है, कंप्यूट है, वो अलहदा चलता जाता है, और जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट आती है कि जी मजीद इसके अंदर कुछ आप क्रिएट करें अकोमोडेट करने के लिए, यूजर के लिए मजीद फैसिलिटी क्रिएट करें या इसकी स्ट्रेंथ दें इसको, सो यू जनरली क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। वो एग्जैक्ट उसकी क्लोन भी हो सकती है, वो कोई नया स्मॉल साइज का इंस्टेंस भी क्रिएट किया जा सकता है। और ये जो पॉड्स हैं इन्हें आपका क्लाउड कंट्रोल सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा होता है। और क्लाउड कंट्रोल सिस्टम हर क्लाउड में कोई ना कोई जरूर होता है, क्योंकि बैक एंड पे वही कर रहा है और वही मैपिंग कर रहा होता है। आपका जो क्लाउड कंट्रोल सिस्टम है वही आपका लोअर एंड के ऊपर जो आपकी फिर मैपिंग कर रहा होता है, जो कि फिजिकल आपकी एक्चुअल हार्डवेयर होता है उसके ऊपर कि कौन से क्लाउड का सॉरी कौन से यूजर के कौन सा इंस्टेंस किस फिजिकल मशीन के ऊपर मैप हुआ है। तो आपके यूजर के ना मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाएंगे। लेट्स से आपके पास ये दो मशीन है, ठीक है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। और इन मशीन्स के ऊपर आपकी फिर इस तरीके से इंस्टेंसेस चल रहे होंगे। तो इस मशीन के ऊपर, और ये मैं आपको बल्कि एक और चीज बता देता हूँ, ये इंस्टेंसेस हैं जी यूजर्स, ठीक है। तो कितने इंस्टेंस हैं जी? बहुत सारे इंस्टेंस। अभी मैंने एग्जांपल भी ये ले लिए कि सारे बराबर साइज के, डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये दो मशीन्स हैं, होंगी थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स हो सकती हैं जो आपके क्लाउड है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स भी टोटल जो आपकी होती हैं बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स की, ठीक है। अब ये जो मशीन है इसमें चार इस साइज के इंस्टेंस आ सकते हैं, और इस मशीन पे भी चार आ सकते हैं। हो सकता है डिफरेंट टाइप की हो तो आपके ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कैपेसिटी है इन मशीन्स की, और ये आपने इनको ना अलमारी में बंद करके रखा होता है, अलमारी में रखा होता है। ये मेरा इंस्टेंस है। आप जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो इंस्टेंस कहाँ होता है? वो एक अलमारी में बंद होता है। आप उसे क्रिएट कर, जैसे अभी मेरा एक इंस्टेंस आपको शो किया था, तो वो अलमारी में बंद है, उस फाइल में बंद है, वो पड़ा हुआ है मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर। अब जब मैं इसको लाइव करता हूं तो वो लाइव हो जाता है, उसको एक लाइफ मिलती है। लेकिन चूंकि सारा एक ही सिस्टम पे हो रहा है तो ये एक डिफरेंस नहीं है। ये कहाँ पे पड़ा होता है? ये इमेज स्टोरेज पे पड़ा होता है, ठीक है। देखिए इमेज क्या है, ये जो आपको अभी ये जो आपका नहीं हुए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिस्टम में, ये जो इस ये डिस्क पे नजर आ रही है आपको, एक्सेस आ रही होगी। ये जो सारी चीजें मेरे पास पड़ी हैं ये क्या है? ये इमेजेस पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे इमेजेस हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको ubuntu का बता रहा हूँ, ये इसकी मेन जो इमेज है वो ये वाला है, किधर गया? जो मैंने इसको पॉज किया हुआ है तो इसकी एक टेम्परेरी फाइल भी क्रिएट हुई है। तो ये इसका इमेज है, ये वाला जो, ठीक है, ये वाली फाइल ये मेन इमेज है। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ब्लॉक स्टोरेज पे पड़ा हुआ है। क्लाउड में जनरली जो है ना इमेज स्टोरेज, ये बाद में इसमें जाएंगे डिटेल में तो आस्ते आस्ते आपको क्लियर होता जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के आपने। तो ये इमेज स्टोरेज में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये यहां से उठा के, और ये और कोई एक और जगह है, ये वहां पे पड़ा होगा क्लाउड के केस में। अभी तो ये सारा मेरे कंप्यूटर पे सारी एक ही चीज है। मैं यहाँ पे जाके चलाऊंगा तो ये चलने शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। जबकि क्लाउड में ये कहाँ पे पड़ा है? ये एक और सर्वर के ऊपर पड़ा है, और ये वहां से आएगा और एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको ना यहाँ साथ दिखा दे, मैं आपको ना डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ सर, जस्ट एक मिनट लीजिएगा। हो जाएगा।
ये ब्राउजर आपको विजिबल है? यस सर, यस सर। सो मैं यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं ना गूगल क्लाउड का आपको कंसोल पे बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा नेट मेरे ख्याल से स्लो है थोड़ा, लेकिन चले। इस अकाउंट का ये डैशबोर्ड है, आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ पे मैंने 5 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, 4 जो है वो बकेट्स, मैंने स्टोरेज बकेट्स ली हुई है। बकेट्स कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इट गिव्स मी ऑल दी सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तो सबसे पहले वी जनरली स्टार्ट विद दी आई एम एन एडमिन। ये बेसिकली इसका सिक्योरिटी का है, साथ जो भी सिक्योरिटी का है, कोटाज हैं, सर्विस अकाउंट के इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें इसमें। फिर जो जो चीजें हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ये आ गया जी कंप्यूट, ठीक है। और कंप्यूट में कंप्यूट इंजन, ये जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंप्यूट इंजन ऑन गूगल। देन देयर इज Kubernetes एज वेल, क्लाउड फंक्शंस आर देयर, ये पास टाइप की सर्विस है। देन देयर इज स्टोरेज, स्टोरेज में वैरायटी ऑफ टाइप्स की स्टोरेजेस हैं, ठीक है। सिंपल फाइल स्टोर है, डाटा स्टोर है, देन बिग टेबल है, लार्ज स्केल डेटा के ऊपर, फिर नेटवर्क्स की सर्विस, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ सर्विसेज। मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ और सर ये स्क्रीन स्टक हुई भी है, आई डोंट नो मेरी हुई है या नहीं, आपको क्या नजर आ रहा है? कंप्यूटर इंजन नहीं आ रहा सर? सॉल्व मोर विद गूगल क्लाउड, सब पे ये शो है। मैं दोबारा से कर लेता हूँ। जी नजर आ रहा है अब? यस सर। मेरा ख्याल है वो इंस्टेंस अलहदा था उसका, क्या कहते हैं, ब्राउजर का, तो इसलिए शायद वो मेरा ख्याल है आपको दूसरा विजिबल हो रहा था। ये आपने नहीं देखा मेरे ख्याल, ये जो मैं बता रहा था कि मल्टीपल जो ये जो नजर आ रहा है, अभी नजर आ रही है? सर हम यही ढूंढ रहे थे कि कहाँ लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो आपकी क्लाउड की है। और इसमें हम चले गए कंप्यूट के अंदर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली सर्विस है। और ये वो चीज है जिसके गेट बहुत ज्यादा जो चीजें ना आपकी रिवॉल्व करती हैं बाकी इसी से लिंक करके, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे चलाते हैं इन नॉर्मल केस के। खासतौर से जैसे अब आपने लर्न करना है, तो आपने क्लाउड को वैसे ही लर्न करना होगा, यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि जी अच्छा हम कोई कंप्यूटर पे चलाएं, कुछ मशीन चलाएं, उनको देख लें। तो ये मेरे ना यहाँ पे 5 इंस्टेंस हैं यहाँ पर, और मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन वो किया हुआ है। कुछ मैंने इमेजेस से क्रिएट किए हैं, कुछ इंस्टेंस से क्रिएट किए हैं। तो ये जो है ना ये इंस्टेंस कहलाते हैं। इसी तरह स्नैपशॉट्स का कॉन्सेप्ट है, इमेजेस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमने एक नया क्रिएट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्रिएट इंस्टेंस पे जाते हैं। मैं चलें वो भी आपको बता देता हूँ। अब चूंकि प्योर वीएम सर्विस है, इसने मुझे से क्या पूछना चाहिए, इसे मुझसे ये पूछना चाहिए कि भाई आपको मेमोरी कितनी चाहिए, स्टोरेज की उसके साथ ही ऑटोमेटिकली साइन कर देते हैं। और जो टेम्परेरी जो इसके लिए स्टोरेज थोड़ी बहुत चाहिए होती है जी, 30 GB चाहिए, 20 GB चाहिए, वो खुद से दे देता है। मैं नाम दूंगा, ठीक है, मैं नाम बता दूंगा कि जी नाम क्या है। फिर ये नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मशीन टाइप, इन्होंने क्या किया हुआ है, मशीन टाइप्स बनाई हुई, डिफरेंट किस्म की मशीन टाइप्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। मैं स्टैंडर्ड में ले रहा हूँ, देयर कैन बी माइक्रो, स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये तो आजकल बहुत ही कम, किसी लाइट वेट कोई टास्क करना उसके लिए आप यूज करेंगे। 614 MB की मेमोरी है और 1 वर्चुअल सीपीयू है। तो इन्होंने ना हर एक अमेज़न ने इन्होंने अपना अपना वर्चुअल सीपीयू का एक स्टैंडर्ड बनाया होता है कि दिस मींस वी 1 सीपीयू मींस दिस मच ऑफ प्रोसेस।
तो ये जो एडवांस स्टैंडर्ड है इसमें 4 GB 3.75 GB मेमोरी मिल रही है और 1 vCPU है। जो 2 है उसमें 7.5 GB, ये स्टैंडर्ड इन्होंने बना दिया। फिर इन्होंने डिफरेंट किस्म के भी किए हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कंप्यूटेशन ज्यादा चाहिए। सम टाइम आपकी चीजें मेमोरी इंटेंसिव ज्यादा होती हैं, सम टाइम कंप्यूटिंग इंटेंसिव ज्यादा होती हैं, जिसमें प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, डेटा कम होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें डेटा बहुत आ रहा होता है, मेमोरी में बहुत ज्यादा जैसे मल्टीमीडिया एप्स हैं और ऐसी चीजें, तो उसके लिए फिर मेमोरी इंटेंसिव आ जाते हैं। जैसे कि अब हाई मेमोरी है, तो हाई मेमोरी में 2 वर्चुअल सीपीयू के साथ कितना मिल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल में स्टैंडर्ड में 2 वर्चुअल सीपीयू के साथ है 7.5 GB, यहाँ 2 वर्चुअल सीपीयू के साथ मिल रही है 13 GB। ठीक है, और ये हाई सीपीयू है, यहाँ 2 वर्चुअल सीपीयू के साथ 1.8, जबकि स्टैंडर्ड में कितनी है 3.75। तो इसके हिसाब से जो है ना वो मेमोरीज डिफरेंट है। फिर एक लार्ज स्केल आपने काम करना है तो इनका मेगा मेमोरी है। ठीक है, फिर इन्होंने और भी इसमें डिफरेंशिएशन की भी है, ये सीरीज भी बनाई है। N1 सीरीज है जो पुरानी सीरीज है, फिर N2 है, फिर E2 है, ठीक है, फिर N2D है। ठीक है, ये डिफरेंट है। जनरल जो ज्यादा यूज होती है N1 और N2 ज्यादा यूज, तो ये इनकी जनरेशन है। फिर इसमें जिस तरह में और जो स्टैंडर्ड बनता है ना एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का है, वो यही चीजें उसने आपसे पूछी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो क्या हमने अभी पढ़ा जी, यूजर हैज टू इंस्टॉल हिज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये यूजर डज नॉट हैव टू इंस्टॉल एनी। ये पूछ रहा है कि जी कौन सा बूट डिस्क कौन सी यूज करनी है। ठीक है जी, तो वो आप यहाँ से कर लेते हैं चेंज। आपने वो यूज करनी है तो डेबियन पे आ रहा है, आप डेबियन करना चाह रहे हैं, आप सेंट ओएस करना चाह रहे हैं, आप कोर ओएस करना चाह रहे हैं, सूजी करना चाह रहे हैं, युबंटू यूज करना चाह रहे हैं, विंडोज सर्वर, व्हाटएवर यू वांट टू हैव यू कैन सिलेक्ट इट। ठीक है, ये इनके अपने पब्लिक इमेज से मुराद इनके अपने इमेज है। हमारे अपने कस्टम इमेज हो सकते हैं, तो वो मेरे कुछ बने हुए हैं। ठीक है, ये मेरे 2 कस्टम इमेज हैं जो मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, कस्टम इमेज ये, पब्लिक इमेज ये, अब मैं चलें आगे की बातें आपको अभी बताने शुरू हो गई। पब्लिक इमेज में ये चूंकि ये बड़ी चीज है, ये लार्ज स्केल है, इसके लिए फिर नाउ यू हैव टू डिग मोर एंड इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस क्या दें। आप कोई भी ओएस बना बनाए यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन ये एक अच्छा ये आपको फैसिलिटी देते हैं। आपने अपना, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, उसमें कुछ मैंने इंस्टॉलेशन कर दी, अब वो मेरा इमेज है, मैं उसको एज एन इमेज सेव कर देता हूँ। इमेज इज व्हाट, जो मैं अलग से सेव कर देता हूँ। ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं क्या कहते हैं यूज कर लेता हूँ किसी और के अंदर के। मुझे बार बार वो चीज क्यों इंस्टॉल, लेट से मैं एक सर्वर यूज करता हूँ, इसके अंदर अपना सर्वर है। ठीक है, अब उस सर्वर को मैं क्यों एक पब्लिक इमेज में जाऊं और हर बार इंस्टॉल करूं। मैंने एक बार इंस्टॉल किया, मैं उसको फिर सेव कर देता हूँ एज एन इमेज। ठीक है, उस इमेज को अब मैं कॉपी करता जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कर लिया जी कि मैं उस इमेज को मजीद एक और कस्टमाइज इमेज में नया मैंने उससे क्रिएट करना है इंस्टेंस, तो मैं यहाँ से कर। ठीक है, तो यहाँ से वो हो जाएगा। इसी तरह स्नैपशॉट से भी है, जो स्नैपशॉट होता है जो रन टाइम पे इमेज की जो सिचुएशन होती है उसके, तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन हम करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, तो ये उसका एक इमेज स्नैपशॉट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह कोई एग्जिस्टिंग डिस्क में अगर आपने रखा हुआ है तो वो भी हो सकता है, लेकिन जनरली फॉर सिंप्लिसिटी यू विल सिलेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम या, तो ये जो डिफॉल्ट है वो भी आपको मिल रहा है। ठीक हो गया जी, फिर उसके कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि जी आपने एक्सेस किस तरह देनी है, एपीआईज की असाइनमेंट कैसे करनी है। फिर इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है हमेशा, जो लार्ज स्केल होंगे, छोटे होंगे तो वो तो नहीं देंगे, लार्ज स्केल में डिवीजन हुई होती है जोन्स में या रीजन्स में या अवेलेबिलिटी एरिया में, अवेलेबिलिटी जोन में, व्हाटएवर दे द टर्म दे जनरली यूज, बट जोन एंड रीजन बड़ी कॉमन है। जनरली जो है रीजन इज अ लार्ज स्केल थिंग और जो जोन है वो स्मॉल स्केल है। अब चूंकि गूगल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, दे हैव अ लॉट ऑफ रीजन्स, तो 20 22 26 कितने रीजन है, तो ये रीजन है। आप नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ ईस्ट वन है, साउथ अमेरिका ईस्ट वन है, यूएस सेंट्रल वन है। तो यूएस अमेरिकाज में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, यहाँ उनके कस्टमर ही बहुत है। ये रीजन है, रीजन के अंदर जोन है, जोन के अंदर जनरली एक डेटा सेंटर, 2 डेटा सेंटर, 3 डेटा सेंटर हो सकते हैं। ये ऐसे ही आप कह लें पाकिस्तान में जनाब 3 रीजन बनाती है, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। नॉर्थ जो है उसके अंदर जोन क्या है जी, रावलपिंडी है, गिलगित है और पेशावर है।
जो रावलपिंडी रीजन है उसके अंदर 2 डेटा सेंटर हैं, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। सॉरी, रावलपिंडी जोन है, ठीक है, रावलपिंडी जोन है, उसके अंदर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डिवीजन की हुई है कि एक शहर में 2 डेटा सेंटर भी हो सकते हैं, तो वो जनरली एक जोन है, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उनका, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये किया हुआ है कि जी विद इन आई थिंक 120 या 160 किलोमीटर एक जोन होगा, इस तरह का उन्होंने जरूर किया होगा, ठीक है। और ये हर जो रीजन है उसके अंदर जोन है। इसी तरह हम सर ये सारी चीजें इनको मेंशन करने की क्या जरूरत है वैसे? ये अवेलेबिलिटी के हवाले से होता है ना, कि आपने कहाँ पे इसको प्लेस करना है, अपनी मशीन को कहाँ रखना चाह रहे हैं। लेट से मैंने प्लेस करनी है अगर यूएस में, और मेरी इंटरेक्टिव है वीएम, वो वीएम मेरा क्लाइंट सारा पाकिस्तान बैठा हुआ है और मैंने यूएस में होस्ट कर दिया, लेट से मैंने अपना वेब सर्वर रख दिया, तो नेटवर्क डिले आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। बार बार जो है ना आपकी हर चीज की रिक्वेस्ट जो यूएस जा रही होगी, इसीलिए हम लोकल यहाँ पे होस्ट करते हैं, ताकि बेनिफिट ये होता है। खास तौर से जो एप्लीकेशन नॉर्मल सी वेबसाइट हो तो वो आप कहीं भी कर लेना, लेकिन जो चीज इंटरेक्टिव होती है वो लेटेंसी की वजह से आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में करते हैं, क्योंकि लेटेंसी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। उसकी सीधी सी एग्जांपल ये है कि आपका एक जो कोई टास्क है, एक कंप्यूटर जो है बिलियंस ऑफ टास्क पर सेकंड परफॉर्म कर लेता है, और अगर आपकी लेट्स से 1 मिली सेकंड की लेटेंसी हो, तो एक रिक्वेस्ट, एक ऑपरेशन परफॉर्म होना जो 1 मिली सेकंड का है, तो इसका मतलब है कि उतने टाइम में 1 मिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जितने में आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर 1 मिली सेकंड की लेटेंसी है। इफ इट इज मोर, सो यू कैन मल्टीप्लाई विद मोर। तो ये इस वजह से जो है यू जनरली ट्राई टू हैव इट नियर बाय, और फिर यूजर को थोड़ा सा कंट्रोल देना। ये वही बात है जो हम कहते हैं कि अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती है, यूजर को नीचे नहीं पता कि चीज कहाँ पे हो रही है। यस, यूजर को नहीं पता, लेकिन यूजर को ये नहीं पता कि सेंट्रल वन में जब मैंने कर लिया तो सेंट्रल वन में बहुत क्लस्टर बने होंगे, वो कोई एक स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर पूरा पूरा इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर है, ठीक है, बना हुआ है। तो उसके कौन से एरिया में, कौन से फ्लोर में कहाँ चल रहा है, उनकी भी आपस में लेटेंसी है ना, तो उसका नहीं उसे पता होता। लेकिन इस लेवल पे दिस इज नॉट हिडन। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि यू कैन गिव द फॉल्ट टॉलरेंसेस पर। आप जब रेप्लिकेशन करें तो डेलिब्रेट रेप्लिकेशन आप कर सकते हैं कि आप इसे ये करें कि इन जोन में यहाँ पे एक यहाँ पे रख लें, एक इस जोन में रख लें, ठीक है। और अगर आप ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट रीजन में करें। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि क्लाइंट वाइज आप कुछ क्लाइंट्स के लिए इस रीजन में करें, कुछ क्लाइंट्स के लिए दूसरे रीजन। अगर आप कोई इंटरनेशनल वेबसाइट है, आप फेसबुक है, आप व्हाट्सएप है, तो आप पाकिस्तानियों के लिए डेटा जनाब उठा के एशिया में रख लें, ठीक है। एशिया में भी आप देख सकते हैं कि जी कौन सा जो आपका हमें मुंबई शायद क्लोज पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यू कैन हैव योर फ्लेक्सिबल ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह की डिफरेंट जो है वो आप कर सकते हैं। आप सबसे बल्कि ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इनको ना वैसे ही एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली कोर्स में तो नहीं, चूंकि इट्स ए ह्यूज ह्यूज वर्ल्ड, देयर इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस क्लाउड व्हिच यू हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ योर कैरियर्स। जो कुछ आप करते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर है। सो इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोग्राम। लेट्स से अगर हम एक पूरा इस पे हम कहें जी कि हम हर चीज को अगर कवर करें, सो यू माइट नीड टू हैव अ कंप्लीट डिग्री जो 20 कोर्सेज की हो, कि जी एमएस इन क्लाउड कंप्यूटिंग विद 20 कोर्सेज, तो फिर जाके कवर हो शायद कुछ चीजें, क्योंकि वो सारी वही चीजें विद डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसको एक्सप्लोर जरूर करना शुरू करें। सर ये और इंडिविजुअली बेस पे भी सर इसमें डिग्री आ गई भी है ना वैसे? जी जी, वैसे एमएसएन तो हैं, डिग्रीज कंप्यूटर हैं, लेकिन अगेन डिग्रीज के शायद इतना बड़ा बेनिफिट नहीं, क्योंकि डिग्रीज तो फिर ये होता है ना कि लाइट बहुत सारे कोर्सेज आपको देते हैं, तो प्योर बड़ी कम होती हैं। बेस्ट ये होता है कि आपने लेट से जैसे कोर्स किया, इफ यू गॉट एन इंटरेस्ट, तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लें और उस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करना शुरू कर दें। आप गूगल को कर लें, आप अमेजोन को कर लें, आप एजूर को कर लें, ठीक है। अगर आप क्लाउड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग और आप उसे कर लें। तो क्लाउड का एटलीस्ट रूट कर लें, और बजाय इसके कि जब हम क्लाउड के उस पर पहुंचे उस वक्त टॉपिक पे और आपको कुछ चीजें मैं मतलब बताऊं, आप मुझे बता रहे हो, बल्कि मेरे नॉलेज में इजाफा करें, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ गूगल क्लाउड का, ठीक है। तो आप जो है उसका कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया, इफ सम ऑफ यू इज इंटरेस्टेड दे कैन हैव देयर कैरियर्स इन 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 दिस। और अगर आप इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो गूगल क्लाउड की जो सर्टिफिकेशन है दैट इज रियली रिवॉर्डिंग। आपको आराम से 9-10 हजार डॉलर की जॉब इजीली मिल सकती है, ठीक है।
एंड दैट इज फॉर एन क्लाउड इंजीनियर, नॉट फॉर एन आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट आप बन जाते हैं तो इवन इट्स बेटर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टी लेवल क्या है। तो उसके लिए सिंपल है, आप ये अकाउंट जो है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आप ये अकाउंट इसी तरह सिंपल क्रिएट कर लें, ट्रायल अकाउंट, इट गिव्स यू $300 बैलेंस। और ये भी एक ट्रायल अकाउंट पे बना हुआ है, ये वाला जो है। और स्टिल हैविंग लॉट ऑफ यूजेजेस, 296 इज स्टिल देयर। ठीक है, तो ये मौजूद है। तो इस तरीके से एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वन, वी जस्ट क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। तो इंस्टेंस 1, और मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लाउड क्लास। तो इट्स गोइंग टू क्रिएट दिस इंस्टेंस। ये एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। हम असल में थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रायल पीरियड क्या है इसका? जी सॉरी, ट्रायल पीरियड कितना होता है एक इसका? साल का है ये मेरा ख्याल है, इट्स लॉन्ग। इसके अलावा भी ऑप्शन मिल जाते हैं, यू कैन गेट वाउचर्स एज वेल। तो इस तरह के काफी सारे होते हैं। क्विक लैब इसके साथ है फॉर लर्निंग, उसका आप अलहदा से भी ले सकते हैं। तो सिर्फ यू नीड टू हैव अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, आप इसमें डालेंगे। इट डज नॉट चार्ज यू अ सिंगल पेनी, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ आपने ये करना है कि अपना जो इंस्टेंसेस हैं उनको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो इट्स बीन क्रिएटेड, इट्स नॉट ओनली बिन क्रिएटेड। ये अब आपको देखें, मैंने टूल टिप किया है, तो ये क्या कर रहा है, दिस इंस्टेंस इज रनिंग। ये बस आपने ख्याल रखना है कि इंस्टेंस रन नहीं करना चाहिए। जब आपने इसके से यूज कर लिया, यू हैव टू क्लोज दिस इंस्टेंस। तो अब ये इंस्टेंस जो ये रन कर रहा है, ये इंस्टेंस जो रनिंग में है, ये कहीं रन कंप्यूट एक्चुअल सर्वर पे आके कर रहा है। ये जितने बाकी हैं, ये अलमारियों में बंद है। ठीक है, ये स्टोरेज पे पड़े हुए हैं, इमेज स्टोरेज के ऊपर पड़े हुए हैं ये सारे के सारे, और ये अलहदा से स्टोरेज है। जो ही मैंने क्लिक किया, ये क्लिक होके यहाँ पे आके रन करना शुरू हो गया। यहाँ पे अगर मैं राइट पे जाऊँ और इसके ऑप्शंस पे क्लिक करूँ, आई कैन स्टॉप इट, रीसेट, डिलीट, एंड आई कैन सी अदर डिटेल्स एज वेल, नेटवर्क एंड मशीन। मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, आई कैन एक्सेस इट थ्रू SSH एज वेल। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ओपन करके इसको क्लिक कर, तो ये मेरे पास अब उसका सर्वर का पूरा कंसोल। अब ये मेरा इमेज जो है ये रन कर रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज अ डेबियन और 64 बिट का, ये वहां पे सर्वर के ऊपर रन कर रहा है। सो आई कैन इंटरेक्ट विद दिस वन, आई कैन टाइप अ कमांड, आई कैन डू एनीथिंग। सॉरी, तो मैं इसे देख रहा हूँ। सो इट हैज क्रिएटेड दिस डायरेक्टरी लाउड, और आई कैन परफॉर्म एनी अदर कमांड, आई कैन इंस्टॉल माय सर्वर्स। क्योंकि ये सर्वर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए सारे ये लिनक्स सर्वर ही देते हैं, तो आपको शेल मिल जाता है। आप अगर इसमें करना चाहें कुछ यूआई बेस्ड भी, सो इट में प्रोबेबली अलाउ, अलाउ तो होता है वो, उस पर आपको कमांड करता है। यू कैन डू इट विद अ टास्क सेल और सम अदर, यू कैन इंस्टॉल जीनोम, यू कैन ट्राई। और लेकिन otherwise, because generally we use the servers onto them, so you can just install servers and you can run them. ठीक है, तो इस तरीके से अब ये इंस्टेंस मुझे मिल गया हुआ। अब मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं क्लोज कर देता हूँ, so it's just asked me leave page, so I will leave this page, or screen sharing has been stopped, so I come back to this. तो वहां से तो मैंने कर दिया, लेकिन बैक एंड पे ये रनिंग में ही है, तो ये मुझे चार्ज होता जाएगा। पर आवर होता है, और गूगल का ऐप फेल के जी ये ना बैक एंड पे इसको पर मिनट पे भी कर देता है, विच इज गुड। तो अगर मैंने 30 मिनट ही यूज करूंगा, तो मैं 30 मिनट की आई थिंक सिर्फ चार्ज करता है। दे डू हैव सम मैकेनिज्म। तो इन ऑर्डर टू सेव माय बिलिंग, आई हैव टू स्टॉप इट, तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, और यस आई एम गोना स्टॉप इट। तो अब ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जी। इंटरनल और एक्सटर्नल आईपी कौन सा है सर ये? अच्छा, इसमें होता है ये इसको देता है वर्चुअल आईपीज। पहली एक तो ये चीज देख लीजिएगा, ये वर्चुअल आईपीज होती है, और ये आईपी होती है जो उसके अपने इंटरनल यूजेज के लिए होती है। एक्सटर्नल आईपी वो है जो अब मैंने बाहर से इस इंस्टेंस को एक्सेस करना है, तो उसके लिए, जैसे अब मैंने एसएसएच किया था, तो इसको ये आईपी असाइन है। ठीक है, ये वाली। तो अगर मैं अपने इसके ऊपर मैं कोई सर्वर रन कर रहा हूँ, वेब सर्वर रन कर रहा हूँ, और बाहर से मैंने इसको क्या कहते हैं एक्सेस कराना है, मैं लेट से इसके एमएक्स रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, और मैंने कोई डोमेन इसकी क्या कहते हैं ली हुई थी, वहां पे मैंने एमएक्स रिकॉर्ड्स डालने हैं, तो मैं फिर ये वाला आईपी एड्रेस जो इसके अंदर में दूंगा। ठीक है
और जब भी ये अब एक्सेस होगा तो इट्स गोइंग टू बी एक्सेस विद दिस एक्सटर्नल आईपी टू द एक्सटर्नल वन। जो इंटरनल आईपी है ये उसी तरह जिस तरह हमारा ये आप देख सकते हैं कि ये क्लास ए का प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको दिया हुआ है, तो ये आईपी एड्रेस इसको साइन हुआ। ठीक है ना, आई शुड रिक्वेस्ट तो चेक कर लूं कि ये वाकई हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि समटाइम ये आपकी कमांड इशू नहीं है। तो अब इसको एक्सेस करने के मल्टीपल फिर तरीके होते हैं। ये जो मैं तरीका यूज कर रहा हूं दिस इज थ्रू GUI। आपका कमांड शेल के थ्रू भी हो सकता है एंड देन यू डू हैव एन एपीआईज अवेलेबल। तो जनरली जो मैकेनिज्म है वो यही होता है कि हम एपीआईज के थ्रू एक्सेस करते हैं, और एपीआई जो ऑटो स्केलिंग और वो सारा आपने करना है तो उसके लिए फिर आप एपीआईज को यूज करते हैं, और एपीआईज के थ्रू आप फिर इसको मजीद रन करना है, आपने इसको स्केल अप करना है, आपने इसको क्लोन करना है, तो आप उसके थ्रू फिर करते हैं। बल्कि अमेजोन की तो मेरे पास पड़ी हुई है, गूगल की एपीआई लिस्ट में देख लूंगा, वही मिल जाएगी। अमेजोन की डॉक्यूमेंटेशन आई फाउंड इट बेटर देन गूगल, अमेजोन की बहुत बेहतर है। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल भी समटाइम जो है ना वो प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि मैं तो क्योंकि खुद फैकल्टी मेंबर हूँ, सो वी वर गोइंग थ्रू सम स्टफ फॉर गूगल। तो गूगल के काफी सारी जगहों में ना कॉन्सेप्चुअली चीजें जो है ना वो वैसे कॉन्ट्राडिक्टिंग है, या नेमिंग कन्वेंशन जो है दे आर अ बिट इल, बहुत अच्छी नहीं यूज की भी, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। दूसरा अवेलेबिलिटी जोन, वही जिस तरह भी मैंने बताया कि आपको जोन में या रीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जितने भी पॉड्स होते हैं जो यूजर्स हैं, जो मल्टीपल उसके अगेंस्ट इंस्टेंसेस क्रिएट होते जाते हैं, दे आर जनरली बीन एग्रीगेटेड इनटू पूल्स विद इन एन आईएस रीजन और साइट कॉल्ड अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन जो है वो जनरली एक जो आपका डेटा सेंटर है या जो एक जोन है वो होता है, और जब भी आपके लार्ज स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग होगा तो उसके अंदर फिर मल्टीपल जोन्स मल्टीपल रीजन्स दे रहा होता है। और जब भी आपका कोई सिस्टम फेल होता है तो उसका बेसिकली वो पॉड फेल होता है, और पॉड के अलावा अगर कुछ फेल होगा तो वो उसका जोन फेल हो रहा होता है। इसलिए क्या किया जाता है कि टू मेक देम मोर अवेलेबल वी रेप्लिकेट अक्रॉस जोन्स। ठीक है, तो जो जनरली रेप्लिकेशन की जाती है फॉर रिलायबिलिटी, और अगर कोई जी सर्विस डाउन होती है तो जी टोटली डाउन ना हो जाए, उसके लिए जब हम रेप्लिकास क्रिएट करते हैं तो वी क्रिएट देम अक्रॉस द जोन्स। तो वो जो है इसलिए उन्हें अवेलेबिलिटी जोन्स कहा जाता है, और हर कंपनी की फिर अपनी स्ट्रैटेजी है कि वो किस तरीके से जो है वो अपने जोन्स को क्रिएट कर रहा होता है। और इसीलिए अगर आप जोन्स के क्रॉस आप कोई फेलेवर सिस्टम डेवलप करेंगे सो इट्स गोइंग टू गिव यू वेरी हाई डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी, तो आपकी अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता कि जी सर्विस इज डाउन। साइलोज जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी कोई भी कंप्यूटर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं सो इट क्रिएट्स अ प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क अराउंड दिस। तो अब ये क्या करता है, ये उसको एक साइलो में ले जाता है, साइलो क्रिएट हो जाता है। साइलो का इशू फिर ये होता है कि इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। अगर आपके ओपन सिस्टम्स आप डेवलप कर रहे हैं या सर्विस ओरिएंटेड आपके आर्किटेक्चर है तो it does not become it makes it difficult to interact across multiple machines। तो इसको फिर जनरली क्लाउड में हैंडल किया जाता है, बट साइलो का फायदा ये है कि यस इट गिव्स यू बेटर सिक्योरिटी एंड दी प्राइवेसी एज वेल। तो हैंडल करने का तरीका यही होता है कि जब आपका लार्ज स्केल सिस्टम है तो आपके विद योर ओन इंस्टेंसेस आप अलग-अलग हो रहते हैं, तो दे क्रिएट ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, और वो फिर वीपीएन्स के थ्रू वर्चुअल विद इन अ क्लाउड विद इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, सॉरी। तो वो जो विद इन अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो वो क्रिएट कर देते हैं, दे हैव अ फैसिलिटी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं अब द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। देन मशीन तो नहीं चल रही है।
जी सो ये सैलूट होते हैं. नाउ कमिंग टू द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इसमें they generally provide you some sort of servers, some development tools, databases. इस तरह की चीजें जो they are being provided at this level. Platform as a service का जो level है आपका. और यूजर जो है वो जनरली करते क्या है अपने जो भी उन्होंने कोई एप्लीकेशंस डेवलप की हैं उनको डिप्लॉय करते हैं इसके ऊपर और उन एप्लीकेशंस को फिर यूज करते हैं. यूजर का जो है नीचे के लेवल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकते, तो सर्वर्स को रिमूव जो फिजिकल सर्वर्स हैं या जो वो वर्चुअल सर्वर्स हैं एट द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उनको नहीं चेंज कर सकते, इंस्टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जनरली डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर जरूर कर सकते हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म सर्विसेज दे विल नॉट बी एबल टू रिमूव द सर्विस. जिस तरह कि अब आपने गूगल का देखा है तो गूगल में जब आप पास सर्विस लेंगे तो वो फिर आप ओएस को कुछ नहीं कर सकते. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर यस यू कैन हैव योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, लेकिन जितनी भी उनकी डिप्लॉयड एप्लीकेशंस होंगी उनके ऊपर उनका कंट्रोल है, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनका कुछ डेटा है, डेटा के साथ सेम काम कर सकते हैं. देयर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो कि उसके ऊपर अवेलेबल है. सो ये थोड़ा सा फोकस यहाँ पे जो है ज्यादा वो डेवलपर या उससे ज्यादा है, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा किया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है कि आपका डेवलपर है या टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है. सो दे क्रिएट देयर एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय ऑन टू दैट. अच्छा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज इसकी डिफरेंट टाइप्स की डेवलपर यूज कर सकते हैं. एक तो ये कि डेवलपर ने कोई एप्लीकेशन डेवलप की जो विच इज अ वेरी कॉमन यूज ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और उसको डिप्लॉय कर दिया ऑन टू क्लाउड बेस्ड आप उसको वो चला रहे हैं. तो वो एक हो गया. इसी तरह उसकी जो डेटाबेस थी वो उन्होंने डेवलप की और जो डेटाबेस भी होस्टेड है या जो उसका स्टोरेज है वो होस्टेड है ओवर दी क्लाउड. तो यस दैट इज बीन देयर. फिर एक और ये भी होता है कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होती है. तो द क्लाउड इज ऑफरिंग यू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एज अ सर्विस. तो आईडीई एज अ सर्विस भी आप डेवलपर्स को मिल सकता है. तो वेयर द डेवलपर्स दे आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस ओवर द क्लाउड. और इसमें एक और चीज ये होती है कि अक्सर डेवलपर जो है वो एप्लीकेशन तो अपनी मशीन पे डेवलप करते हैं बट दे आर डूइंग टेस्टिंग एज अ सर्विस ओवर द क्लाउड. तो अगेन दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. खासतौर से ऐसी एप्लीकेशंस के लिए which are going to be eventually deployed onto cloud. तो ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाउड पे बाद में आपने डिप्लॉय करनी है, so it's a very good idea to do have a testing as a service through the cloud ताकि आपको कोई कंफॉर्मिटी के बाद में इशू ना हो. क्योंकि आपको पता है कि टेस्टिंग में बड़ा मेजर इशू जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कि आपने कंपोनेंट्स को भी इंटीग्रेट किया एंड देन इंटीग्रेशन विद द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर लेते हैं. और सो पास जो है दे हैव टू प्रोवाइड यू इंटरफेसेस जिसके थ्रू आप अपना काम करेंगे. इट कैन बी सम डेवलपमेंट लैंग्वेजेस के एनवायरनमेंट्स हैं, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, तो डेटाबेसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. और जितने भी पास प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर जनरली बेस्ड ऑन मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है वो भी मल्टी टेनेंसी है लेकिन दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक यूजर. ठीक है, उसमें वो वाली ऑफरिंग्स मिल जाती हैं. इसमें मतलब क्या हुआ कि एक तो जनरली मल्टी टेनेंसी से मुराद ये कि एक ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मल्टीपल होंगे. जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि ये एक लेट्स से एक फिजिकल मशीन है और उस फिजिकल मशीन पे आपने 2 VMs चला दी हैं, 4 VM की कैपेसिटी है. तो एक यूजर की है और एक दूसरे यूजर की है, 2 डिफरेंट क्लाइंट्स की है. तो यस यू कैन हैव. सो दिस इज मल्टी टेनेंसी. लेकिन आपका ये भी हो सकता है, क्लाउड गिव्स यू दिस ऑप्शन जो आजकल है कि आपका आइसोलेशन के लिए कि जी फिजिकली इस यूजर की इसी मशीन पे ही चलेंगी, उसकी 2 चल रही हैं. तो अभी 2 उसकी थी और एक किसी और की थी, तो अब उसी की 2 चलेंगी. सो दिस इज डेफिनेटली बीन चार्ज एट अ हायर रेट, लेकिन ये उसको फिजिकली आइसोलेट कर दिया. तो दूसरे यूजर की जो है ना वो अलग मशीन पे चलेगी. ठीक है, बी की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ चलेगी. ये दोनों एक ही. ठीक है, तो यहाँ पे ए है, बी था. तो यहाँ पे मल्टी टेनेंसी जो है वो हो सकता है कि अवॉइड की जाए. ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में. लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में नीचे की तो चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो यूजर है, यूजर की उसमें VM है और इस सॉरी
क्लाउड ने उसके ऊपर वर्चुअलाइज किया हुआ है या जिस तरह भी किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अब वो सर्वर्स आपको दे रहा है कि जैसे आप सर्वर इंस्टॉल करने कुछ कर रहे हैं। तो ये जनरली जो है ये जनरली मल्टी टेनेंसी में ही होते हैं। देयर माइट बी अ केस कि जहाँ पे ये यूजर को ये जो ओएस के साथ ये प्रीमियम उसने ली थी और सर्वर लिया, ये बिल्कुल आइसोलेटेड उसमें दिया जाए, ठीक है, देयर कैन बी अ केस। लेकिन जनरली जो है इसके ऊपर ये मल्टी टेनेंसी होती है कि नीचे का चूंकि यूजर को कंट्रोल भी नहीं होता और एक्सेस नहीं होती, तो दे आर बीन प्रोवाइडेड एज अ मल्टी टेनेंसी। सो ये वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में होता है। और जनरली पास एनवायरनमेंट जो है they support a variety of type of services. So if we talk about the development area, development context, so they need to support the development life cycle or the complete development process, जिसके अंदर आपके मल्टीपल टाइप के टास्क आ जाते हैं, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड ऑल द अदर स्टफ। देन प्लेटफॉर्म जो है पास के, they should be able to deploy, manage, test and perform the application maintenance as well. और डिफरेंट टाइप के पास हैं, आपका बहुत फेमस रहा है सेल्स फोर्स का force.com प्लेटफॉर्म, देन गूगल का ऐप इंजन है और अब इसके अलावा भी हैं आपका गूगल, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज अ सर्विस, ठीक है। ऐप इंजन वाज देयर या सर्वरलेस कंप्यूटिंग, तो अगेन कॉन्सेप्ट है सर्वरलेस कंप्यूटिंग का। सर्वरलेस कंप्यूटिंग के अंदर कंप्यूटिंग जो होती है वो सर्वर पे ही होती है, उसके मतलब नहीं कि सर्वर नहीं होते, लेकिन यूजर सर्वर एक्वायर नहीं करता, यूजर्स बेसिकली फंक्शनैलिटी बेस्ड कंप्यूटेशन करता है, ठीक है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको अभी दे देता हूँ, लेटर ऑन विल सी गूगल ऐप, गूगल के उसमें वो कॉन्सेप्ट ये है, बाद में बल्कि हमारे इस पे चैप्टर भी है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो टास्क है, अगर कोई स्पेसिफिक टास्क है वो पीरियोडिक है, तो rather than buying the server for the whole time, perform that operation on function basis. For example, आपको एक सर्विस चाहिए जो करेंसी कन्वर्जन की है, तो अगर आपकी जो अगर कोई आपकी ऐसी बीच में ट्रांजैक्शन आती है, यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स साइट जो कि डिफरेंट करेंसी में है और आपको उसकी कन्वर्जन चाहिए, तो ओनली एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम वो जो ऑपरेट फंक्शन है वो रन है। लेट्स से पूरे दिन में 10 बार ही वो सर्विस इन्वोक हुई है, तो रादर देन रनिंग दैट सर्वर जो कि करेंसी कन्वर्टर को फॉर द होल डे, you just run that function or that service for that time, तो उसमें पर फंक्शन इन्वोकेशन या पर सर्विस इन्वोकेशन चार्ज किया जाता है, तो उसका चार्जिंग जो है ना या मीटरिंग या आपका जो बिलिंग मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो ये बड़ी इस वक्त बड़ी कॉमनली यूज हो रही है, तो उसका यहाँ पे अभी जिक्र नहीं है। देन Amazon इलास्टिक बीन स्टैक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, रुको है, इंजन यार्ड है, देयर आर सो मेनी। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में फिर डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन है, अगेन ये जो मटेरियल है जो यहाँ पे आपके स्लाइड्स में, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड मटेरियल इन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि हर कोई जो है ना अपने हिसाब से उसको फिर डिफाइन करता जाता है, क्लासिफाई करता जाता है चीजों को, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। तो ये इस हवाले से ये कि अच्छा जी आपकी जो एप्लीकेशन या कंपोनेंट्स हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीस टाइप्स। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव कंपोजिट एप्लीकेशंस। कंपोजिट एप्लीकेशंस क्या है कि आपकी कोई एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है जो कि मल्टीपल सर्विसेज को मिला के बना दी गई, ठीक है, और ये जो मल्टीपल सर्विसेज हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर, जिनको ऑर्केस्ट्रेट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल वर्कफ्लोज हैं या बिजनेस लॉजिक्स हैं उनके। देन यू कैन हैव मैशअप्स। मैशअप्स में क्या है कि जी टू आर मोर देन टू बिजनेस सर्विसेज जो हैं they are communicating and exchanging data with each other, ठीक है, so that is a mashup. Then there is a concept of portal. Portals क्या हैं जी कि आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करके एक पोर्टल में अरेंज कर दिया गया है एंड दे आर बीइंग ऑफर्ड के लिए अच्छा आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। इस तरह की एक और जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो ये कि जी दो तरह की आपकी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगेन दिस इज नॉट समथिंग वेरी कंक्रीट, आई वुड से कि जी 3 या 4 मेजर हो जाते हैं, 3 मेजर। एक तो ये हो गया इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म, दूसरा हो गया एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एज अ प्लेटफॉर्म,
और थर्ड वन आई वुड से सर्वर प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी सर्वर्स आपको मिल रहे हैं। और इस वक्त एक और हाइब्रिड टाइप है जो क्रिएट हो चुकी है between platform as a service and infrastructure as a service. That is Kubernetes का आपका कॉन्सेप्ट है। डॉकर ये Kubernetes जो है आपका वो इस वक्त काफी ज्यादा उनका कॉन्सेप्ट यूज होता है। और वो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली आपका बाद में क्लियर होगा जब हम VMs देखेंगे, उसके बाद पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर। उसमें जो आपका कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू VM, और VMs की बजाय अब वो ज्यादा यूज होगा। ठीक है, वो काफी ज्यादा उसके यूज हो जाएगी। VM के अपने बेनिफिट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस दैट इज अ वेरी गुड मॉडल। तो इनमें क्या फर्क होता है जी? इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म और एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एज अ प्लेटफॉर्म में जो इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म्स हैं, they gives you a variety of types of integrated services together for the development of an application. तो वो जो हम cloud based development है, it's been provided to us by having all the services integrated into one. So you can have a full stack development done on top of an existing operating system, bundled with some programming languages, so you can do these developments. So उसमें सारा का सारा जो है ना डेवलपमेंट का पूरा लाइफ साइकिल मौजूद होगा, starting from design and development, testing, maintenance, debugging, version control, etc. ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। And even you can have some sort of integrated collaboration tool as well, like जिस तरह आपका जीरा होता है या कोई भी और आपका collaboration tool होगा वो आपको मिल जाएगा। और these platforms they provide you services which are well integrated, updated, or generally performance tuned, और उनके अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन आपको मिल रहे होते हैं। और मल्टीपल आप इसमें ऑप्शन है, जैसे अभी बताया गूगल ऐप इंजन वाइडली बीइंग यूज्ड, बहुत फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर है, अमेज़न भी सर्विसेज देता है। अगेन इसमें मल्टीपल टाइप की आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन भी इनका हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकती हैं। यू कैन हैव अ वर्कफ्लो इंजन, जैसे सेल्सफोर्स का बहुत जबरदस्त है, force.com में बहुत जबरदस्त आपको वर्कफ्लो इंजन मिलता है। You can have development tools, you can have testing tools, then you can have databases as well, then integration with the databases, or any third-party tools and services can be there. Google, आप कुछ एग्जांपल हैं, गूगल ऐप इंजन जो है that gives you an integrated development environment in which you can do the development, और आप उसमें ये भी कर सकते हैं, you can partially do the development on your machine और बाकी आप गूगल पे करें, और you upload your developed application onto app engine and then you can run it there. So it deals with the जो आपकी web applications हैं उनके साथ, और variety of tasks आप उसके साथ perform कर सकते हैं। You can have log checking, you can have application status checking, you can update your applications, you can connect them with the databases, जो again platform as a services हैं, and you can also control the workflows, etc. तो variety of tasks आप कर सकते हैं। तो again इसको we'll see it in more detail into Google platform. आपको पूरा डेवलपमेंट स्टैक देता है ऐप इंजन जो है, और इंटीग्रेट्स मल्टीपल टूल्स। अभी वैसे ये टूल्स की और ज्यादा तादाद होगी, थोड़ी सी ओल्ड इंफॉर्मेशन है। गिव्स यू फॉर पाइथन, अभी गो का भी देता है, आई थिंक गिव्स यू फॉर रूबी प्रोबेबली एज वेल, और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, और फिर इसी तरह अपनी वो डेवलपमेंट किट देता है जिसके थ्रू आप जो है ना डेवलपमेंट कर सकते हैं। On that it gives you variety of types of data services as well. So यहाँ पे सिर्फ data store दिया हुआ, you do have a lot of other, you have a big data services and many other services. इसी तरह Microsoft Azure जो है, it's initially Microsoft started with the PaaS strategy, और PaaS ही के लिए इन्होंने दिया था, then later on they started with the compute as well, ये compute भी आपको देते हैं, and these services are generally hosted at their data centers, जो Microsoft के काफ़ी बड़े data centers हैं, और multiple programming languages की again they give you support, और multiple
इंटरऑपरेबिलिटी फॉर्मेट्स भी वो देते हैं जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो अक्रॉस एप्लीकेशंस they are able to communicate as well. Like HTTP is a very common standard, so they give you REST full APIs as well, SOAP services, XML services. So variety of जो commonly used जो जनरल स्टैंडर्ड है वो आपको प्रोवाइड करता है. और प्लेटफॉर्म के अंदर जो है 4-5 मेजर कंपोनेंट्स हैं. The first one is Microsoft Azure, which actually runs the applications locally and then stores the data onto the server, जो कि Microsoft के data center पे reside करते हैं. It also gives you .NET services जो आप अपनी .NET applications वगैरह develop करते हैं. तो वही applications जो it enables them to run into the Microsoft cloud environment. Then it also gives you SQL services as well. जो Microsoft SQL server है जिसको you can have your data onto those services as well, and then live services. अभी जो live है now it's been integrated with the जैसे अभी आपको integrated environment में with the teams आपको दे रहा है. तो ये दोनों services आपकी available हैं. So you can connect your local code developed into your machines and you can integrate it with your cloud code or the cloud environment और वहाँ पे आप इसे upload कर सकते हैं. इसे ना Salesforce का Force.com it became very famous particularly in 2009, 10, 11. और Salesforce was actually a company which was providing CRM application. तो फिर इन्होंने उसे CRM application की बेस पे ये क्रिएट कर दिया. So they started giving both type of services. ये PaaS services भी देते हैं और SaaS services भी देते हैं. So you can have their pre-built CRM applications as well to be available as a SaaS service, or you can customize their application. तो workflow engines इन्होंने दिए हैं, उसके थ्रू आप अपनी CRM application develop कर सकते हैं. So once I have their workshop, so it was very convenient to use. और काफी और 9-10 साल पहले यूज किया था इनका ये प्लेटफॉर्म. सो अभी तो ये और ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा. सो अगेन मल्टी टेनेंसी बेस्ड है. वैरायटी ऑफ इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं. वन ऑफ देम इज मेटा डेटा आर्किटेक्चर. मेटा डेटा मींस द डेटा अबाउट द डेटा. और मेटा डेटा आर्किटेक्चर जो है ये बेसिकली आपका जितना भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी आपके फॉर एग्जांपल टेबल्स हैं, सर्विसेज हैं, वर्क फ्लोज आपने क्रिएट किए, उन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. और इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. और बेसिकली इसके एग्जीक्यूट करने के लिए, इसे इंटरैक्ट करने के लिए दे हैव देयर ओन एप्लीकेशन सर्वर व्हिच इज कॉल्ड Visual. सो इट्स रिटन इन XML. Then they do have a service delivery infrastructure. तो ये उनका मेन जो actual physical infrastructure है which gives you all the services. और लेकिन यूजर को जो एज इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई एक्सेस नहीं होती. जितने भी यूजर की एप्लीकेशंस हैं जो वो खुद से डेवलप करता है या बनी बनाई एप्लीकेशंस भी यूज करता है, दे रन ऑन टॉप ऑफ दिस सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर. जो बड़ी कोर चीज है बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ दे गिव CRM बेस्ड सर्विसेज, दैट इज द डेटाबेस एज अ सर्विस. सो दे गिव यू डेटाबेस सर्विसेज. तो आपके यूजर पे जितना भी डेटा है इट्स बीन स्टोर्ड इन दोज डेटाबेसेस. तो आप इसे कस्टमाइज कर देते हैं विद योर वर्कफ्लो इंजन्स और उसके साथ तो सर आपका जो डेटा है इट्स बीन स्टोर्ड इन दोज डेटाबेसेस. देन देयर इज इंटीग्रेशन एज अ सर्विस. तो आप जो भी डेवलप करते हैं अपनी एप्लीकेशन सो वो वेब बेस्ड होती हैं. सो वेब सर्विसेज API एक्सेस मिलती है आपको, उनके थ्रू आप जो अपनी वो एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं एंड इट्स बीन स्टोर्ड इन देयर स्टोरेजेस along with the data stores जो database as a service देते हैं. and it has a compatibility with the famous CRM और ERPs जिस तरह आपकी SAP है और Oracle Financial है, उनके साथ ये आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर देता है. फिर इनकी जो मेन कोर एक सर्विस है थ्रू व्हिच यू एक्चुअली क्रिएट योर वर्कफ्लोज, दैट इज लॉजिक एज अ सर्विस और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो सर्विसेज हैं. वर्कफ्लो इंजन दे देता है जिसके थ्रू आप अपना
टास्क वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड असाइनमेंट्स कर सकते हैं, कुछ और जो भी आपके वर्क फ्लो बेस्ड आपने काम करनी है, यू कैन डू दैट। देन यूजर इंटरफेस एज अ सर्विस है, तो जो मेन आपको इंटरफेस मिल रहा होता है दे आल्सो से इट्स एज अ सर्विस। सो द इनका अपना बना हुआ एक इंटरफेस है जो कि आपको विजुअल जीयूआई एक प्रोवाइड कर देता है, उसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हैं सारे सिस्टम के। देन डेवलपमेंट एज अ सर्विस है, सो डेवलपमेंट टूल्स मैनी थिंग्स, आपकी मेटा डेटा एपीआई है जिसके थ्रू आप मेटा डेटा जो फ्रेमवर्क है उसको एक्सेस करते हैं। देन पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके टॉप लेयर या फ्रंट लेयर के ऊपर आपको यूजर इंटरफेस एज अ सर्विस होता है, एंड देन all the other stuff, and then you do have a development sandbox ताकि आपका हर डेवलपर जो है वो एक सैंडबॉक्स आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करे। और फिर चूंकि आपने कोलैबोरेशन भी चाहते हैं और यू वांट टू रन इट ऑन टू द क्लाउड, सो देयर इज अ सर्विस एज वेल जो कि क्लाउड शेयर कहलाती है, जिसके थ्रू आप फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ट्रैक करते हैं। फिर ऐप एक्सचेंज मार्केट प्लेस है, तो इफ यू डेवलप योर एप्लीकेशन एज अ कमर्शियल एप्लीकेशन जो कि एज अ SaaS एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो, so there is an app exchange available which is actually a marketplace for salesforce.com, ताकि कोई बाकी दुनिया को जो है ना आपकी एप्लीकेशन विजिबल है, तो इसके थ्रू सेल्सफोर्स में बनाई गई एप्लीकेशन जो है वो बाकियों को विजिबल हो जाती है, और कोई अगर इसको एक्सेस करना चाहे और यूज करना चाहे सो ही कैन यूज दैट। दूसरा एरिया जो है दैट इज एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एज अ प्लेटफॉर्म, तो ये सारा जो ये बेसिकली पिछला जो है ये आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो एज अ एप्लीकेशन है एज अ सर्विस, सॉरी। और यहाँ पे जो है अब नाउ एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, सो देयर आर सो मेनी एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म, तो फुल लाइफ साइकिल एनवायरनमेंट जो है वो आपका मिल रहा होता है यहाँ पे, बल्कि कुछ इंडिविजुअल सर्विसेज होती है जो आपको मिल रही होती हैं, और डिफरेंट टाइप की इसकी जो है वो सर्विसेज हैं। 3-4 टाइप ज़्यादा कॉमन है, जैसे टेस्टिंग इन क्लाउड है, सर्विस मैनेजमेंट है, और इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म। टेस्टिंग इन क्लाउड जो है इसमें बेसिकली आपको टेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि आपको एक्सेस दे देता है अपनी क्लाउड सर्विसेज की, जहाँ के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन जो डेवलप की हुई है यू कैन डू देयर टेस्टिंग, और उसके दोनों पर्पज हो सकते हैं, एक जनरल टेस्टिंग हो सकती है, दूसरी क्लाउड कंपैटिबिलिटी के लिए टेस्टिंग आप कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ वेंडर्स जो है दे आर अवेलेबल टू प्रोवाइड दी सर्विसेज, और उसमें HP भी है, इसमें IBM है, इसमें लॉट ऑफ अदर्स, और all of them they have one common capability, they integrate with the platform, और अपने जो customers हैं उनको access दे देते हैं कि वो अपनी application को test कर सकें, तो it's been quite common. Then service management है, अब आपने जो services create की हैं, कोई आपने applications create कर दी हैं, it's definitely a complex thing, so उस cloud की applications को manage करने के लिए you can have a service management as a service, ठीक। तो आपने वो उसके अंदर क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स को मैनेज करना है, उनकी बिलिंग करनी है, उनकी मीटरिंग करनी है, तो उसको हैंडल करने के लिए देयर इज अ सर्विस मैनेजमेंट टूल, और इसमें यस राइट स्केल जो है वेरी फेमस, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, और इवन अमेजोन जिसने आप बताया कि अमेजोन हैज बीन यूजिंग देयर सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एज वेल, अमेजोन बहुत बड़ा है, सो इवन दे हैव बीन यूजिंग रादर देन हैविंग देयर ओन, तो जितनी भी जो सर्विस मैनेजमेंट है उसके लिए दे हैव दिस प्रोग्राम। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको देती हैं, जो सर्विसेज दे रही हैं, HP है, IBM है, C है, आई थिंक कैपजेमिनी भी दे रही है, एंड देयर आर मेनी अदर्स। इसी तरह इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने क्लाउड एप्लीकेशंस बनाई हैं, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं, so you want to have them integrated and configured, तो उसके लिए आपका प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो कि आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करके और एक न्यू सर्विस के तौर पे आप दे सकते हैं। सो उसमें एग्जांपल है जो वेव मेकर है, नेवर यूज these tools, तो नो एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ दे वर्क। वेव मेकर है और गीगा स्पेसेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो मल्टीपल आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने क्रिएट की हुई है उनको आप इंटीग्रेट कर देते हैं आइदर विद योर लोकल एप्लीकेशन
या लोकल को आप विद अ क्लाउड एप्लीकेशन या मल्टीपल क्लाउड का, और आप लोकल एप्लीकेशन को क्लाउड पे ले जाकर इंटीग्रेट कर सकते हैं या अपने पास ही रख के क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। द थर्ड एरिया इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है दैट इज the most widely used, the biggest market is actually with the software as a service. उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, because they offer you the applications, और असल में कंप्यूटर हम कोई भी ले रहे हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसका eventually पर्पस जो है that is to provide some sort of application services. तो ये जो application services हैं वो रन होंगी। इसकी एग्जांपल सिंपल सी यही है कि अगर एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर कोई सर्वर नहीं चल रहा है, कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो किसी काम का नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है। और इसी तरह एक सर्वर कंप्यूटर है और उसके ऊपर कोई सर्वर भी चल रहा है, वेब सर्वर भी चल रहा है, लेकिन उस वेब सर्वर पर कोई वेबसाइट नहीं चल रही, तो वो किस काम का है, वो किसी काम का नहीं। तो until unless there is an application, without that there is no purpose of having any hardware or any server, anything. So that's why the biggest market lies with the SaaS. एंड सो SaaS जो है आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं, और जनरली जो एक बड़ा कॉमन मैकेनिज्म है SaaS सर्विसेज को यूज करने का, दैट इज द थ्रू द वेब ब्राउजर्स। तो वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम करते हैं। वी कैन आल्सो यूज देम थ्रू द एपीआई एज वेल, और कोई भी SaaS सर्विस हो सकती है जिसको हम यूज करें। फॉर एग्जांपल आपकी यही जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, करेंसी कन्वर्जन है, दैट कैन बी आल्सो अ SaaS सर्विस, बैकग्राउंड से हम यूज करें, ठीक है, हमें एपीआई दे दी है। नादरा का रिकॉर्ड है, उसको हम वैसे यूज करते हैं, और नादरा के रिकॉर्ड की आपको एक्सेस एपीआई दे दी है, तो दैट कैन बी अ SaaS सर्विस। यूजर का जो इस पे कंट्रोल सबसे मिनिमल होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इस केस में उसका एप्लीकेशन पे भी कंट्रोल ना होने के बराबर होता है। सिर्फ एप्लीकेशन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकता है, लुक एंड फील चेंज कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर सकता है, अपना कोई प्रोफाइल चेंज कर सकता हो। अदरवाइज यूजर जो एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकता, अपग्रेड नहीं कर सकता। ये सारे काम जो है जनरली ऑटोमेटेड है, और यही बेनिफिट है और यही लेसर कंट्रोल भी है। और SaaS के अंदर तो जनरली एप्लीकेशन जो है वो मल्टी टेनेंट ही होती है। इट्स वेरी रेयर कि जी आपकी मल्टी टेनेंट ना हो, मल्टी टेनेंसी ही होती है और आइसोलेट की जाती हैं अलग-अलग। हर जो SaaS का यूजर है वो अलग-अलग इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है, उसकी अपनी अपना इंस्टेंस होता है हर एप्लीकेशन का। सो क्लाउड प्रोवाइडर हैज टू प्रोवाइड अ वेरी हाई लेवल ऑफ इलास्टिसिटी। जितनी वो उसकी यूजेज बढ़ती जाएगी उस हिसाब से वो पे करेगा। SaaS एप्लीकेशन जो है उनकी भी बिलिंग जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बीन डन ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस, और अक्सर आप देखते हैं तो आपको ऑफर्स भी आती हैं कि अगर मंथली लेंगे तो थोड़ा सा रेट ज्यादा होता है, ईयरली लेंगे तो कोई डिस्काउंटेड रेट आपको मिल रहा होता है कि $3 पर मंथ है तो साल का $30 मिलता है रादर देन $36। इस तरीके से आपको मिलती है। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एरिया, जो कि पुराना भी है। और SaaS gain initial traction with customer relationship management, that's why आपका सेल्स फोर्स ने बहुत ज्यादा बिजनेस अर्ली डेज में जो है ना इसमें बना लिया था। और एग्जांपल्स इसकी बहुत सारी हैं, सो मेनी है, तो ऑलमोस्ट इनफिनिट लिस्ट है। सम ऑफ देम आर गूगल एप्स, जिसमें आप भी यूज करते हैं, गूगल डॉक्स हैं, गूगल एप्स इन्हें कहते हैं, क्विक बुक ऑनलाइन है, salesforce.com है। इनका भी जिस तरह बताया कि आप अपनी कस्टमाइज CRM क्रिएट कर सकते हैं, आप बनी बनाई CRM भी ले सकते हैं। तो बनी बनाई CRM जब आप ले रहे हैं, so you are using it as a software as a service because you cannot customize it, you cannot change it. लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन CRM एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं with the workflow engines and with a very high level of customizations, so that in that case you are using platform as a service. तो ये दोनों में फर्क। And then SaaS applications की कुछ नीड्स हैं, जनरल रिकमेंडेशंस हैं कि व्हाट दे नीड टू बी। एक तो ये कि दे नीड टू बी जनरलाइज्ड। आज के लिए बहुत नहीं है। बस ये खत्म हो गया। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। इसमें जो सबसे जो मेन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही है। थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको डेमोंस्ट्रेट भी कर दिया था। सो विल जस्ट फिनिश इसकी 2-4 स्लाइड्स करवा लेते। SaaS जो है अगेन ये रिकमेंडेशन है, और ये आप ये वाली जो बातें ये वो हैं जो जनरल आप बीइंग अ कंप्यूटर साइंस
स्टूडेंट्स आपने जनरल भी आपको आइडिया है कि सास कोई भी है या जो एप्लीकेशन है जो हम कमर्शियल, बिकॉज दे आर कमर्शियल एप्लीकेशन, दे आर जनरली द एप्लीकेशन जिन्हें हम वो कहते हैं पुराने उसमें क्या करते थे कॉर्ड्स एप्लीकेशन, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो हम लिया करते थे, ऑफ द शेल्फ जाके सीडी में परचेज कर लिया और समथिंग लाइक, अब वो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके करते हैं। बट थ्रू द सास मॉडल हमने डाउनलोड भी नहीं करते, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहीं पे सर्वर्स पे वो चलेंगे, हमने सिर्फ उनका एक इंटरफेस ले लेना है, हम उनको थ्रू वेब इंटरफेस हम एक्सेस कर लेते हैं और वो वहीं पे सर्वर पे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो नेचर उनकी क्या है, वो कमर्शियल है, जनरलाइज्ड है जनरली। तो इफ दे आर जनरलाइज्ड, दे नीड टू बी जनरलाइज्ड एनफ कि मैक्सिमम जो कस्टमर है उसके अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लाइक कोई अकाउंटिंग है, कोई टेस्टिंग एप्लीकेशन है, कोई रिस्क की है, कोलैबोरेशन टूल है, व्हाटएवर, तो वो आपका जनरलाइज्ड होना चाहिए। इसी तरह ईज ऑफ एक्सेस होनी चाहिए, उनको यूज करना आसान होना चाहिए, नेविगेट करना आसान होना चाहिए, क्योंकि जनरलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बड़ा कॉमन जो अक्सर सास एप्लीकेशन के साथ ऑफर दी जाती है वो ये होती है कि आपको अक्सर ट्रायल पीरियड दिया जाता है कि 1 महीने का है, 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, तो ट्रायल पीरियड दे के कहा जाता है कि आप इसको यूज करें, सो दैट द कस्टमर शुड यूज दैट, और अगर उसे पसंद आती है तो यू शुड यूज। इसमें कुछ स्टडीज हैं विच सेज कि जी ये सिर्फ 20% जो यूजर्स हैं वो जनरली ट्रायल पीरियड के बाद जो है ना वो उस एप्लीकेशन को एक्चुअल में सब्सक्राइब करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, बट स्टिल इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ बिजनेस। और मजीद और क्या है जी, मॉड्यूलर होनी चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए साथ सर्विसेज, ताकि उनको अपडेट करना आसान हो, मॉडिफाई करना आसान हो, और अगर डिसइंटीग्रेट करके भी ऑफर करना है तो वो भी आसान हो। इसी तरह डेफिनेटली दे शुड हैव अ बिलिंग सर्विस बिल्ट इन होनी चाहिए, और बिलिंग के लिए जरूरी यही है कि मेजरमेंट जरूर हो, मेजरमेंट के साथ साथ मॉनिटरिंग भी जरूरी है, ठीक है, कि क्या यूज हो रही है, कौन कितनी कर रहा है, और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मेजर्ड इज पर। इसी तरह उनके इंटरफेसेस पब्लिश्ड होने चाहिए, और ये भी होता है कि अक्सर एपीआई के थ्रू जैसे आपने एक्सेस करना है उसको थर्ड पार्टी को देना है, ताकि थर्ड पार्टी आपकी एपीआई सर्विसेज यूज करते हुए उस सर्विस को एक्सेस कर ले, तो यस दे नीड टू हैव पब्लिश्ड इंटरफेसेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तभी वो साथ सर्विस बनेगी, कि कस्टमर का जो डेटा है और जो कॉन्फ़िगरेशन है दे नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो सैंड बॉक्सिंग जरूर हुई होनी चाहिए उस सास की, उस सास इंस्टेंस की फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। इसी तरह उसकी कोई ना कोई अच्छी आपकी प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, फास्ट रिलीजेस उसकी अवेलेबल होनी चाहिए, जब जब न्यू फीचर्स आ रहे हैं या आप दे रहे हैं तो उसको फौरन से अवेलेबल हो जाना चाहिए, और कस्टमर के डेटा की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और ये वो चीज़ है जिसको क्लाउड प्रोवाइडर एश्योर करता है, बट स्टिल देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे कस्टमर का डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस। अगेन कैटेगराइजेशन मल्टीपल टाइप की हो सकती हैं, सो विद दिस पर्सपेक्टिव दे हैव कैटेगराइज्ड इनटू 3, एक है जी पैकेज सॉफ्टवेयर है, दूसरा कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है, और तीसरा एनेबलिंग एंड मैनेजमेंट टूल्स है। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है जी, कोई भी आपका पैकेज सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें वैरायटी ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ फीचर्स दिए जाते हैं, लाइक सीआरएम है आपका, सप्लाई चेन का है, फाइनेंशियल्स का है, कैंपस मैनेजमेंट का हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का है, जिसे आजकल टैलेंट एक्विजिशन कहते हैं, और बेशुमार किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। कस्टमर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, तो उसके आपका बड़े एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सो ये इंटीग्रेटेड उसमें मिल जाते हैं, जनरली आपको पैकेज होके मिल जाते हैं, और जैसे इस वक्त जो आपकी ईआरपीज हैं, आपके सीआरएम्स हैं, ये सारे इसी तरह आपको मिल रहे हैं, और इन प्रोडक्ट्स की जो है आपकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन होती है, जैसे आपके जो किसी न किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस को देखते हुए बनाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देख के बनाए जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है जो आम यूजर फेस कर रहा होता है, और जनरली लार्ज लार्ज स्केल कस्टमर्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स को हैंडल कर रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इन बिजनेसेस में, सो दिस अ वेरी वेरी स्मॉल लिस्ट। नेटस्ुइट वेरी फेमस फॉर सीआरएम, एंटुइट फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए था, राइट नाउ फॉर सीआरएम, कंट्रोल टैलियो का आपको शायद पता हो, टैलेंट मैनेजमेंट का, इट हैज बीन अ वेरी वेरी फेमस टूल, बहुत ज़्यादा दुनिया इसको यूज़ करती थी, और एक्चुअली एक ज़माने में यूज़ करती थी, सिस्को यूज़ करती थी, माइक्रोसॉफ्ट का आई एम नॉट श्योर,
बड़ी कंपनीज बहुत सारी जो है ना वो टैलियो को यूज करती रही हैं। अभी बहुत सारों ने अपनी भी बना ली हुए हैं बिकॉज दे आर ऑफरिंग इट नाउ एज अ थर्ड पार्टी टूल टू दिया आउटसाइड कस्टमर्स। इसी तरह कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर हैं आजकल ड्यू टू कोरोना इनकी यूजेज और ज़्यादा बढ़ गई है। कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर जो है इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एरिया जहाँ पे मल्टीपल जो लोग हैं दे कोलैबोरेट विद ईच अदर, द पर्पस कैन बी डिफरेंट। इसमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो सकती है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग के टूल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग के टूल हो सकते हैं। देयर कैन बी वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच वी कैन यूज फॉर कोलैबोरेशन। तो जैसे अभी मैं इस वक्त ये टूल जूम यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ कोलैबोरेशन टूल, सो दिस इज अ सास टूल। इसको वैसे भी कहते हैं जूम जूम क्लाउड, क्या इसका मेरा हाल है क्लाउड ही चाहिए, क्लाउड सॉफ्टवेयर नाम भी वही कर दिया। इसी तरह सिस्को का भी वेबएक्स वाज वेरी फेमस, ये अब जूम ज्यादा हो गया पर वेबएक्स बहुत यूज होता था। और वेबएक्स अगेन इज वो अब उसको मैं वेबएक्स क्लाउड ही कहते हैं। तो दीज आर कोलैबोरेटिव टूल्स। इन कोलैबोरेटिव टूल्स की फिर दूसरे कोलैबोरेटिव टूल्स के साथ बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है। आप जूम की वेबसाइट पे जाएं, सो इट्स गोइंग टू गिव यू कोलैबोरेशन विद सो मेनी अदर टूल्स। लाइक जिस तरह जो मूडल है हमने डिप्लॉय किया उसके साथ भी है, स्लैक बहुत कॉमनली यूज होता है उसके साथ है, जीरा के साथ भी है। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट इवन विद जूम। तो उन्होंने अपने इंटरफेसेस सेट करके उनके साथ कोलैबोरेशन की हुई है। तो बहुत सारी मार्केट है जी, बहुत सारी सॉरी कंपनीज हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस वक्त बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा कंपनीज यूज कर रही हैं। सो इट वाज बेस्ड ऑन लाइव सर्विसेज, सो प्रीवियसली इट वाज माइक्रोसॉफ्ट लाइव, अब भी ये टीम्स के नाम से इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। तो इसी तरह टीम्स में भी आप जिस तरह हम यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग कर रहे हैं, यू कैन हैव अ मीटिंग। लोटस लाइव वेरी ओल्ड टूल, वीएम का लोटस था। और लोटस पुराने जो लोगों ने काफी नाम सुना होगा, काफी फेमस हुआ करता था। देन गूगल एप्स, सिस्को वेबएक्स, सिट्रिक्स, गोटोमीटिंग्स, देन enabling and management tool। अगेन इनमें ये कि दे गिव यू हाई लेवल सर्विसेज कि अगर आपने कोई मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग करनी है टू अदर एप्लीकेशंस या यूजेज के हवाले से, सो दे गिव यू दीज टूल्स। Again, multiple vendors हैं, so for everything you have a long list of vendors.